गुड इवनिंग टू ऑल। एक बारी जल्दी से देखेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे सारे लोग और बता देंगे अगर कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग और वीडियो ऑडियो दोनों ठीक आ रही है तो। इन बिटवीन मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए सब लोग। आइए देखते हैं अगली क्लास के बारे में। अर्पित जी नमस्कार, कविता नमस्कार। और बच्चे कनेक्ट हो जाए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर वेट कर लेते हैं। आफ्टर 1 मिनट वी विल स्टार्ट द क्लास। अर्पित जी नमस्कार, ठीक है, आवाज सही आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है नहीं? बिल्कुल ठीक है, चलिएगा तो शुरू करते हैं। ये जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं हिंदी की पैडा के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि हिंदी पैडागोजी इसी एक क्लास में हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी की जो पैडागोजी के एस्पेक्ट्स हैं सारे, उनको हम पहले फोकस करेंगे और उसके बाद टाइम बचता है तो थोड़ा सा हम मोटिवेशन वगैरह के बारे में भी जो पार्ट रह गया है हमारा उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सब लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग शुरुआत कर सकेंगे। अब हिंदी पैडा के अंदर सबसे पहली बात होती है कि भाई भाषा के बारे में क्या सवाल बनेंगे, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद बात आएगी भाषा और साहित्य के संबंधों के ऊपर, तो हम देखेंगे कि भाषा और साहित्य का संबंध क्या है। फिर हम बात करेंगे भाषा और संस्कृति के ऊपर, इस पे भी प्रश्न बनेंगे। क्लियर हुआ? ये सारे एस्पेक्ट करने के बाद फिर हम बात करेंगे भाषा का अर्जन क्या होता है और भाषा का अधिगम क्या होता है। भाषा अर्जन और भाषा का अधिगम क्या होता है, इस पे बात की जाएगी। इसके अतिरिक्त फिर हम बात करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट्स लेंगे। इसके अतिरिक्त फिर हम बात करेंगे एक तरीके से भाषा के अनुप्रयोग के ऊपर, भाषा के किसके ऊपर, अनुप्रयोग के ऊपर या यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा है क्या और किस लिए प्रयोग में आती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा के कौशल के बारे में, लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो भाषा के कौशल की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर देखो भाषा का शिक्षण, भाषा का शिक्षण हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद बात आएगी हमारी भाषा के आकलन की, भाषा का आकलन और मूल्यांकन। ठीक, भाषा का आकलन व मूल्यांकन की बात की जाएगी। इसके बाद भाषा आकलन और मूल्यांकन के बाद हम बात करेंगे एक तरीके से कुछ और कंसेप्ट्स की, जैसे कि बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है, ठीक है, मल्टीलिंग्विस्टिसिटी क्या है, इस पे बात कर लेंगे हम लोग। और इसके अंतर्गत आगे हम देखेंगे भाषा का अधिगम, जब हम डिस्कस करेंगे तो इसी में हम बात कर लेंगे कि एक तरीके से विधि क्या होगी भाषा अधिगम की, या फिर भाषा अधिगम की प्रक्रिया अलग अलग जो बताई गई है वो क्या हो सकती है। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। व्याकरण के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे इसी में, कि व्याकरण का क्या स्थान है और किस तरीके से व्याकरण सिखाया जाना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो मोटा मोटी ये सारे एस्पेक्ट्स होंगे जिसमें हम लोग इस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यस, तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक्स होंगे जो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे। तो फोकस करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी पे सारे के सारे एस्पेक्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। भाषा क्या है से शुरू कर लेते हैं, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाषा क्या है। तो अगर हिंदी के ऊपर हम बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे ऐसे बनेंगे पैडा में जो कि भाषा है क्या इसी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात देखो, भाषा को हम क्या कह सकते हैं, ध्वनियों की व्यवस्था कह सकते हैं। ध्वनियों की क्या है, ये एक तरीके की व्यवस्था है। और जैसे हम व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था का मतलब होता है कि व्यवस्था कोई भी चीज कब होती है, जब कुछ नियमों पर आधारित होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा क्या है, देखो भाषा ध्वनियों, नियमों पर आधारित ध्वनियों की एक व्यवस्था है। या हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हम क्या कह सकते हैं, भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। कोई डाउट नहीं है इसमें कहने में, एकदम सही बात है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि कुछ सर्टेन रूल्स के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड है, बेस्ड है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। लेकिन अब यहीं पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है जहां पे कहीं ऐसी बात आ जाएगी कि भाषा नियमों से घिरी हुई है या भाषा नियमों से बंधी होती है। भाषा नियमों पे आधारित है या नियमबद्ध है वो तो ठीक है, लेकिन भाषा नियमों से बंधी हुई है, ये इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये गलत कथन माना जाएगा। ये अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि भाषा क्या है, नियमों से बंधी हुई है, तो इसको हम क्या मानेंगे, असत्य या गलत कथन मानेंगे। असत्य या क्या मानेंगे, गलत कथन माना जाएगा।
क्लियर हुआ? इसको सही नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कहा जाएगा कि भाषा ध्वनियों की व्यवस्था है जो नियमों पर आधारित है, करेक्ट है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो जहां तक भाषा है क्या उसकी बात करें तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको देखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाषा के बारे में प्रश्न क्या बनेगा। देखो, भाषा के बारे में प्रश्न बनेगा कि भाई भाषा और भाषा और जो साहित्य है, भाषा और साहित्य के संबंध किस तरीके के हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आप एक चीज देखिएगा कि इस पे जब भी सवाल बनेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि साहित्य का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। साहित्य का मतलब हो गया कि भाई भाषा की अभिव्यक्ति जिस रूप में हो, भाषा की जो अभिव्यक्ति है, भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो जिस भी रूप में होगी वो क्या कहलाएगी, भाषा की अभिव्यक्ति जिस भी रूप में होगी वो साहित्य का रूप कहलाएगा। ठीक है, तो जिस भी रूप में भाषा की अभिव्यक्ति होती है, जिस भी रूप में या जिस भी विधा में कह लीजिए, जिस भी विधा में, जिस भी फॉर्म में, ठीक है, तो भाषा की अभिव्यक्ति जिस भी विधा में होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम साहित्य कहते हैं, पहली बात। अब इसका मतलब क्या हो गया, साहित्य का मतलब हो गया कि साहित्य का मतलब इसका क्या हो गया, देखो कि साहित्य का मतलब ये हो गया कि भाई भाषा की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, कहानी के रूप में होती है, कविता के रूप में होती है, गीतों के रूप में होती है, निबंध के रूप में हो सकती है ना, या हम कहें कि भाई एक तरीके से आलोचना के रूप में हो सकती है, या एकांकी के रूप में, नाटक के रूप में, अलग अलग जो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं, अलग अलग रूपों में हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इसी को हम क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। तो पहली बात ये समझना है कि भाषा और साहित्य के संबंध की अगर हम देखेंगे, बिल्कुल पूरी पेडागोजी हम लोग हिंदी की रिवाइज कर लेंगे, अभी चिंता नहीं करनी है। तो देखो, भाषा और साहित्य की जब बात की जाएगी तो भाषा और साहित्य में क्या होगा कि साहित्य है क्या, तो साहित्य हो गई जिस विधा में हम भाषा की अभिव्यक्ति करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे उसी विधा को क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। तो अब कहानी, कविताएं, निबंध, एकांकी, नाटक, ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं साहित्य के ही रूप हैं। अब इनका प्रयोग किस रूप में होता है, देखो अब जब हम भाषा की कक्षा में जाते हैं तो हम यहाँ देखें कि भाषा की कक्षा में जब हम प्रवेश करते हैं एज ए टीचर, या जब हम भाषा सिखाते हैं, या जब बच्चे भाषा सीखते हैं, तो भाषा का जो शिक्षण है, भाषा का जो शिक्षण है, इसको अगर हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या साहित्य पढ़ाना या साहित्य की समझ पैदा करना है, या भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे सब्जेक्ट का। तो हम क्या कहेंगे, मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण का क्या होता है, देखो विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों, संवेगों के अनुरूप, विभिन्न स्थितियों या संवेगों के अनुरूप भाषा के व्यवहारिक प्रयोग, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, प्रयोग की क्षमता का विकास करना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भाषा का व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए, मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम भाषा का यूज इस्तेमाल करते हैं उसकी समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल, हम पूरी पेडागोजी करेंगे हिंदी की। देखो, विभिन्न स्थितियों या संवेगों के अनुरूप भाषा के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना ही क्या है, भाषा का उद्देश्य है। और ये जो व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता है, देखो व्यवहारिक प्रयोग की जो क्षमता है ये किससे आएगी, ये आएगी भाषा के कौशलों से। भाषा के कौशलों की दक्षता अगर हम दे दें, भाषा के कौशलों का अगर शिक्षण कर लें, या भाषा के कौशलों का विकास करना, इसको हम मान सकते हैं क्या, भाषा के कौशलों का विकास करना, यानी कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चीजें अगर हो जाए तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब इनको प्राप्त करने के लिए हम साहित्य का क्या करते हैं, देखो प्रयोग करते हैं। ये बात में आ रही समझ में? तो साहित्य एक तरीके से अगर देखा जाए, भाषा और साहित्य के संबंध में जाए चला जाए, तो साहित्य को क्या माना जा सकता है, देखो भाषा सीखने में साधन माना जा सकता है। कि साहित्य क्या है, एक तरीके से साधन है, मीन्स है ना, एक तरीके से हमारे लिए टूल है किस चीज को समझने का, भाषा को सीखने का, भाषा को समझने का। तो भाषा का जो प्रयोग है, भाषा का जो व्यवहारिक प्रयोग है, या जो भाषा के कौशल हैं, ये क्या है, देखो ये है साध्य। साध्य का मतलब होता है एंड। ये हमने कल ही एक क्वेश्चन किया था, आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाषा और साहित्य के बीच में जब संबंध देखेंगे तो साहित्य क्या हो गया, साधन हो गया, यानी कि हम कहानी, कविता, निबंध, एकांकी आदि के माध्यम से ही तो भाषा के प्रयोग सीखते हैं। पाठ्य पुस्तक में यही सब चीजें तो दी होती हैं, लेकिन इन सब में हमें कहानी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, या कहानी के अंदर जो भाषा है उस भाषा को समझना, उस तरीके की भाषा का प्रयोग अपने जीवन में करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रयोग सीखना।
जबकि साधन है ये क्या, कहानी, कविताएं आदि। क्योंकि अगर भाषा साहित्य के माध्यम से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो बोझिल हो जाएगी। तो साहित्य क्या करता है, देखो, भाषा के लिए या भाषा अधिगम के लिए, भाषा को सीखने के लिए ये क्या करता है, भाषा अधिगम के लिए एक सार्थक सामग्री का तरीके से प्रदान करता है। एक सार्थक सामग्री क्या करता है, प्रदान करता है, एक हमें संदर्भ प्रदान करता है। सार्थक सामग्री कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप संदर्भ प्रदान करता है। संदर्भ या सार्थक सामग्री प्रदान करता है कौन, साहित्य। तो साहित्य क्या करता है, हमें एक सार्थक सामग्री या संदर्भ प्रदान करता है जिसमें कि हम भाषा को बेहतर से सीख सकेंगे। तो आपके जब भी सवाल बनेंगे साहित्य और भाषा पे, तो ध्यान क्या रखेंगे कि साहित्य जो है वो साधन है और भाषा का प्रयोग सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज और समझो कि जब हम भाषा सीख जाते हैं, भाषा के प्रयोग करने लगते हैं, तो हम जब भाषा का प्रयोग सीख जाते हैं, तो आप बताना कि भाषा का जब हम प्रयोग सीखेंगे तो हम उससे क्रिएटिव राइटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि हम कुछ क्रिएटिव लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमको भाषा लिखना आ गया, भाषा बोलना आ गया, तो हम कुछ क्रिएटिव या सृजनात्मक भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। कुछ सृजनात्मक प्रयोग भी आ सकता है, क्रिएटिव यूज भी हो सकता है। और जब क्रिएटिव यूज होगा तो उससे साहित्य के क्षेत्र में विस्तार होगा या नहीं होगा। साहित्य हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साहित्य भी बढ़ेगा। तो भाषा साहित्य को बढ़ाता भी है और दूसरी तरफ साहित्य क्या करता है, देखो, संदर्भ युक्त सामग्री प्रदान करता है। संदर्भ युक्त सामग्री प्रदान करता है किसके लिए, भाषा के लिए, ताकि भाषा सीखना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो भाषा सीखना क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है क्या, भाषा का प्रयोग सीखना। तो हम क्या समझ सकते हैं, देखो, हम समझ सकते हैं कि भाषा का अगर हम प्रयोग अच्छा सीखते हैं, अच्छा करते हैं, तो कुछ क्रिएटिव यूजेस भी कर सकते हैं। जब क्रिएटिव यूजेस करेंगे तो साहित्य का भी विस्तार होगा। भाई कोई नया गीत लिखा जाएगा, कोई नई कविता लिखी जाएगी, कोई नई कहानी लिखी जाएगी, तो उससे साहित्य पहले जितना था उससे और बड़ा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। और जब साहित्य के माध्यम से हम भाषा सीख रहे हैं, तब हम क्या देख रहे हैं कि साहित्य हमें संदर्भ युक्त सामग्री प्रदान कर रहा है, जिससे कि भाषा को सीखना आसान और इंटरेस्टिंग हो रहा है। आसान हो रहा है और क्या हो रहा है, रुचिकर हो रहा है, इंटरेस्टिंग बन रहा है। कहानी के माध्यम से भाषा सीखना बच्चों को पसंद है। ठीक है, डायरेक्ट अगर भाषा सिखाएंगे रटा रटा के तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि भाषा और साहित्य का जो आपसी संबंध है वो कैसा संबंध है, परस्पर पूरकता का है या नहीं है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं अपने विकास के लिए या नहीं है, क्या लगता है आपको। भाषा और साहित्य का जो संदर्भ संबंध है, एक तो संबंध आपने समझ लिया कि साहित्य क्या है, साधन है, और भाषा का प्रयोग क्या है, साध्य है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, परस्पर पूरकता का संबंध है। यानी कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट एडवर्सली रिलेटेड, दे आर प्रोपोर्शनली रिलेटेड। ठीक है, तो कैसे हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। ये क्लियर हो गया सबको बात, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक का काम करते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। ये पूरी बात समझ आई। भाषा प्रयोग करेंगे तो कुछ क्रिएटिव प्रयोग होंगे, उससे साहित्य का विस्तार होगा। साहित्य का प्रयोग करेंगे तो संदर्भ युक्त सामग्री मिलेगी जो कि हमारी भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान और इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर बनाएगी, जिससे कि भाषा का प्रयोग हम बेहतर सीख पाएंगे। तो पूरा ये गोला याद रखो तो दिमाग में वो इमेज बन जाएगी। और भाषा और साहित्य के संबंध कैसे हैं आपस में, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, भाषा और संस्कृति के ऊपर बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि भाषा और संस्कृति की जब बात की जाएगी तो आप सब जानते हो कि भाई जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि लैंग्वेज हो गई ये और ये हमारी कल्चर हो गई, तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज दिखा रहे हैं एल से, ठीक है, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज को, और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चर को। तो ये जो वेन डायग्राम है वो करेक्ट है या नहीं है, यानी कि कल्चर के अंदर लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, पहले बताओ। नमस्ते भाई सभी लोग को, मीनू जी भी फटाफट बताओ, इज दैट करेक्ट और नॉट। यानी कि कल्चर के अंदर ही तो लैंग्वेज आती है। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर हमारी भाषा भी आती है, हमारा पहनावा भी आता है, हमारी बोलचाल भी आती है, हमारे विचार भी आते हैं, हमारा खान पान भी आता है। क्लियर हुआ। तो संबंध कैसा है, देखो, लैंग्वेज किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम देखें कि ये हमारी भाषा है, जिसे हम कहते हैं कि ये मान लीजिए हमारी क्या है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की अपनी एक कल्चर खुद की होती है कि नहीं। यानी कि लैंग्वेज की कल्चर, हम इसको ऐसे देखें कि लैंग्वेज की अपनी एक कल्चर होती है या नहीं होती है, हाँ या ना। भाषा की अपनी एक संस्कृति हो जाती है कि नहीं। जैसे सपोज हम लिखते हैं, जैसे मान लो मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोई भी रिस्पेक्टेड आदमी है, कोई मान लीजिए कौन है, रिस्पेक्टेड। अब रिस्पेक्टेड आदमी होगा तो हम क्या बोलेंगे, दादाजी, दादाजी भोजन कर रहे हैं।
अब आप देखो कि व्याकरण की दृष्टि से क्या ये सही वाक्य है या गलत वाक्य है? अगर हम लिख रहे हैं दादाजी भोजन कर रहे हैं, तो खाली रूल के हिसाब से चलते, अगर हम लोग खाली व्याकरण के हिसाब से चलते, तो ये कथन सही होगा या गलत होगा? व्याकरण के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दादाजी कौन है? एक वचन है। दादाजी क्या है? एक वचन का कर्ता है। और एक वचन कर्ता के साथ क्रिया क्या लगनी चाहिए थी? क्रिया एक वचन की लगनी चाहिए थी। और एक वचन की क्रिया क्या होती? एक वचन की क्रिया होती कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया? ऐसा नहीं किया। हमने किसकी क्रिया लगा दी? बहुवचन की लगा दी। तो देखें तो व्याकरण की दृष्टि से तो ये गलत हो गया, लेकिन भाषा की जो कल्चर अपनी होनी चाहिए उसके हिसाब से ये प्रयोग सही है या गलत है? सही है। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया होनी चाहिए थी, यानी कि होनी चाहिए थी कर रहा है। लेकिन हुआ क्या? कर रहे हैं। तो कर रहे हैं हमने क्यों लिखा? क्योंकि भाषा औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए औचित्यपूर्ण। और औचित्यपूर्ण कब होगी? जब उसकी अपनी सांस्कृतिक, जो उसकी अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं उसको फॉलो किया जाएगा। तो भाषा में, हम भाषा में जैसे माँ को माँ ही बोलते हैं ना, उचित शब्दों का प्रयोग करना, उचित वाक्यों का प्रयोग करना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हर लैंग्वेज की अपनी एक खुद की क्या होती है? कल्चर भी होती है। लैंग्वेज एक तो खुद कल्चर का पार्ट है, दूसरा लैंग्वेज की भी अपनी एक कल्चर होती है। समझ में आ गई बात? यस प्लीज लाइक और ऑसम वीडियो। अच्छा, तो अब समझ में आ रही कि नहीं बात? अब इसमें क्या कंक्लूजन निकला? देखो कि भाषा क्या है? संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसमें भी सवाल आया हुआ है। भाषा क्या है? संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और भाषा की अपनी भी एक संस्कृति होती है। भाषा की भी अपनी एक क्या होती है? संस्कृति होती है। क्लियर हुआ? एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन कल्चर। ठीक है, एंड लैंग्वेज इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? अब इसके आगे देखिए, इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई दादाजी भोजन कर रहे हैं सही है, क्योंकि जरूरी क्या है? इसका मतलब क्या होता है? देखो, लैंग्वेज की कल्चर का मतलब क्या होता है? कि भाषा कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। उचित होनी चाहिए। ठीक है, भाषा उचित हो ये जरूरी है। दूसरी बात, भाषा कैसी हो? मूल्यवान हो, मूल्यपूर्ण हो या मूल्य आधारित हो। यानी भाषा में वैल्यूज होने चाहिए। भाषा मूल्य रहित नहीं होनी चाहिए, किसी को गाली गलौज देने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा समानतापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, भाषा में क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट, आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब भाषा की अपनी सांस्कृतिक मूल्यों की बात है। तो ये सब जब हम रखेंगे ध्यान में, तो कई बार क्या होगा? व्याकरण के नियमों का हमें अनुपालन नहीं भी करना पड़ेगा, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़कर भी आगे बढ़ेंगे। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरी बात, फिर से इनके आपस में इंटर रिलेशन को देखें। देखो, तो ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था। जैसे हमने कहा कि भाई भाषा जो है वो प्रभावित हो रही है किससे? वो प्रभावित हो रही है हमारी कल्चर से, क्योंकि कल्चर की वजह से ही तो हम एक अपने रिस्पेक्टेड व्यक्ति को इज्जत देने के लिए भाषा के नियमों में क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं। तो भाषा हमारी किससे प्रभावित हो रही है? कल्चर से। और दूसरी तरफ भाषा से हमारी कल्चर का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी भाषा का जितना प्रचार प्रसार होगा, भाषा का जितना प्रचार प्रसार होगा, उतना ही प्रचार प्रसार हमारी किसका होगा? संस्कृति का भी होगा। अगर भाषा ज्यादा समझी जाएगी, ज्यादा बोली जाएगी, तो उससे जो हमारी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो भी दुनिया भर में फैलेंगे या नहीं फैलेंगे? डेफिनेटली फैलेंगे। और संस्कृति का क्या होगा? कि संस्कृति के अंदर जो मूल्य हैं, संस्कृत के अंदर जो मूल्य हैं, जो मानक हैं, ठीक है, इन सबका असर किस पे पड़ जाएगा? भाषा पे पड़ेगा। तो उनको भाषा में शामिल करना पड़ेगा। तो भाषा प्रचार प्रसार जितना ज्यादा भाषा का, उतना ज्यादा हमारी कल्चर का। अगर मान लीजिए हम रामचरितमानस जो है देख रहे हैं, विश्व में हर जगह पढ़ाया जा रहा है, हर जगह सुना जा रहा है, सीखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पारिवारिक मूल्य है, भाइयों के प्रति प्रेम है, एक पत्नी व्रत होने की बात है राम के, या अपने पिता की आज्ञा को मानने की बात है, ये सारे वैल्यूज कहीं ना कहीं इंडोर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे दूसरे देशों में भी? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? लैंग्वेज की वजह से। बिकॉज हिंदी लैंग्वेज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अवधि जैसे जैसे समझी जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर जो भी बेहतर साहित्य है वो लोगों तक पहुंचेगा, और उसके माध्यम से लोगों को हमारी कल्चरल वैल्यूज का भी पता चलेगा। हमारे आसपास के जो खान पान है, हमारा जो लोकल डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, विविधतापूर्ण जो हमारी स्थितियां हैं, विशेषताएं हैं, वो भी लोगों तक पहुंचती हैं। और एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि भाषा प्रभावित करती है किसको? कल्चर को। और कल्चर प्रभावित करती है किसको? भाषा को। तो ये भी आपस में कैसे हैं? अंतर संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं। ठीक है, और परस्पर पूरक है। पूरकता का संबंध इनमें भी है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स इनमें भी है। दोनों ही एक दूसरे को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। तो डन हो गया, ये क्लियर हो गई बात आपको पूरी? हमने तीन चीजें पढ़ी। देखो, भाषा क्या है? हमने कहा कि भाषा कहीं ना कहीं नियम पर आधारित ध्वनियों की एक व्यवस्था है, लेकिन यह नियमों से बंधी हुई नहीं है।
दूसरी बात हमने क्या समझी, भाषा और साहित्य, और तीसरी बात हमने समझी भाषा और संस्कृति। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है देखते हैं, भाषा के अनुप्रयोग देखते हैं, है ना, या भाषा किन किन रूपों में हमारे सामने उपलब्ध है वो समझते हैं एक बारी को। तो देखेंगे भाषा, पहले अर्जन समझते हैं। भाषा का अर्जन क्या है, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, है ना, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का अर्जन एक तरफ देख लेते हैं और एक तरफ अधिगम देख लेते हैं, दोनों चीजें एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं क्या, अर्जन भाषा का, और इसके अपोजिट में कर लेते हैं क्या हम लोग, इधर अधिगम देख लेते हैं, यानी कि लर्निंग देख लेते हैं। अधिगम का मतलब हो गया भाषा का लर्निंग, यानी भाषा को सीखना, और भाषा को ग्रहण करना क्या हो गया, अर्जन हो गया। तो इसका मतलब हो गया देखो ग्रहण करना, और उसका मतलब हो गया सीखना, ठीक है। अर्जन वर्सेस अधिगम एक साथ कर लेते हैं, चलो ठीक। तो अब देखते हैं, अब आप देखिएगा इसको आराम से, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो भाषा अर्जन होता है वो कैसी प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप होती है। तो स्वाभाविक कह सकते हो आप इसको, स्वचालित कह सकते हो, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तीसरा क्या कह सकते हो आप इसमें, अनौपचारिक है, यानी कि इनफॉर्मल है, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल है। और चौथी बात क्या है, सरल है, सहज है, ये भी कह सकते हो आप। तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, स्वाभाविक है, स्वचालित है, अनौपचारिक है, सरल और सहज है। जबकि भाषा अधिगम की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये प्रयत्नपूर्ण है, सीखने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं ना, अभ्यास करने पड़ते हैं, उस पर सोचना पड़ता है। तो प्रयत्नपूर्ण हो गया, अपने आप नहीं होता ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, औपचारिक है, क्योंकि इसके लिए कुछ नियम चाहिए होंगे, कुछ पुस्तकें चाहिए होंगी, कोई ना कोई भाषा का शिक्षक चाहिए होगा। तो कैसी हो जाएगी ये, अपने आप में औपचारिक हो जाएगी, फॉर्मल हो जाएगी। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, ठीक है। और प्रयत्नपूर्ण का मतलब होता है डेलिबरेट। टर्म्स की वजह से दिक्कत होती है आप लोगों को इसमें, ठीक। तो अनौपचारिक है, सॉरी औपचारिक हो जाएगी अधिगम। और इसके अतिरिक्त हम क्या कह देंगे, तुलनात्मक रूप से, यानी कि अधिगम जो है अर्जन की तुलना में कंपैरेटिवली टू एक्विजिशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ये जटिल प्रक्रिया मानी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, करेक्शंस इन्वॉल्व है, वहां पे करेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि भाई जो भाषा अर्जन है ये कहां से होता है, कैसे होता है, तो ये हमारे वातावरण पर निर्भर है पूरी तरह से। किस पर निर्भर है, वातावरण, या हम कह सकते हैं भाषिक परिवेश पर निर्भर है। ये किस पर होगा, भाषिक परिवेश पर निर्भर है, ठीक है। जबकि जो हमारा अधिगम है, अधिगम हमारा किस पर आधारित है, परिवेश तथा परिवेश पर ही भी आधारित है, तथा एक तरीके से जो पुस्तक है, जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है भाषा की, पुस्तक या नियमों पर भी आधारित है, ठीक है, नियमों या शिक्षण पर भी आधारित है। तो हम एक तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हैं कि भाई टोटली डिपेंडेंट है हम किस पे, लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट पे, कब, जब हम एक्विजिशन कर रहे हैं। और हम टोटली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट से भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो नियम है, जो टीचिंग हमको मिल रही है, उससे भी हम सीख रहे हैं, किसमें, लर्निंग में। तो लर्निंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हमें करेक्शंस का अवसर बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन स्किल्स ज्यादा बच्चे की कब डेवलप होंगी, जब वो खुद से एक्वायर करेगा। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण होती है, कहने का ये मतलब। अब देखो तीसरी बात देखते हैं कि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है ये किस पे लागू होती है, तो ये लागू होती है मातृभाषा पर या मातृभाषाओं पर। तो हम मातृभाषा या मातृभाषाएं लिख सकते हैं। अब किसी व्यक्ति की एक मातृभाषा हो सकती है, किसी की एक से ज्यादा मातृभाषाएं हो सकती हैं। ये बात समझ में आ रही है। मातृभाषा का मतलब होता है परिवेश की भाषा, माँ की भाषा नहीं, परिवेश की भाषा। अब किसी के परिवेश में एक ही भाषा होगी तो मातृभाषा है, एक से अधिक भाषाएं अगर उसके परिवेश में है तो वहां पे मातृभाषाएं का कंसेप्ट आ जाएगा। एक से अधिक अगर भाषा हमारे इन्वायरमेंट में है तो वो कई सारी मातृभाषाएं भी हो सकती हैं, एक बच्चे की बहुभाषिक भी हो सकता है वो, ये बात है। ये जो है, अगर हम अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम क्या केवल मातृभाषा पर लागू होगा, केवल मातृभाषा पर लागू होगा, या अन्य भाषा पर भी लागू हो सकता है। भाई जब हमको शिक्षण के द्वारा सीखना है, हमें टीचर के द्वारा सीखना है, पुस्तकों से सीखना है, तो क्या केवल और केवल ये मातृभाषा पर लागू होगा, या ये लागू हो जाएगा अन्य चीजों पर भी। ये सभी भाषाओं पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, सभी भाषाओं पर लागू होती है प्रक्रिया लर्निंग वाली। हम सीख कर, लर्न करके किसी भी भाषा के ऊपर कमांड कर सकते हैं, ठीक है, सभी भाषाओं पर लागू, चाहे फिर वो मातृभाषा हो, चाहे फिर वो मातृभाषा या मातृभाषाएं हो, या फिर अन्य भाषाएं, ठीक है। तो मातृभाषा और अन्य भाषा दोनों पर ही लागू होता है। अब अगली बात देखो, जो हम अर्जन की या ग्रहण की बात कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसकी प्रक्रिया मोस्टली होती है अनुकरण या पुनरावृत्ति, अनुकरण तथा
पुनरावृत्ति से यहाँ पे सीखा जाता है। अर्जन किस पर बेस्ड है? अनुकरण तथा पुनरावृत्ति पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, इमिटेशन एंड रिपीटिशन, इमिटेशन एंड रिपीटिशन पर बेस्ड है ये, ठीक है। और ये इमिटेशन एंड रिपीटिशन वाला बात किसने कहा है? तो व्यवहारवादियों ने कहा है। व्यवहारवादी या फिर स्किनर का जब भी नाम आएगा तो आप ये ध्यान रखना, है ना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो लर्निंग के अंदर हम बात करेंगे तो लर्निंग की कोई एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें हम अलग अलग तरीके से, है ना, विभिन्न तरीके होते हैं अधिगम के, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। विभिन्न शिक्षण माध्यम विधियों के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। अब आप बताओ कि जब हम भाषा अर्जन की बात करते हैं, जब हम अपने एनवायरनमेंट से भाषा सीखने की बात करते हैं, बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना टीचर के, ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो क्या स्थिति होगी? हम मौखिक कौशलों पर ही खाली कमांड कर पाएंगे, सारे कौशलों पर? तो मुख्य रूप से क्या करेंगे? मौखिक कौशलों पर ही कमांड कर पाएंगे। लिखित कौशलों के लिए हमें सीखना पड़ेगा पुस्तकों के माध्यम से या नियमों के माध्यम से। क्लियर हुआ? तो मौखिक कौशलों पर लागू होगा कौन? कहीं ना कहीं भाषा अर्जन। मौखिक कौशल का मतलब हो गया स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो हमारी मातृभाषा है उसके अंदर जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, जैसे कि बच्चा कोई भी होता है अपनी मातृभाषा में बोलना और सुनना पहले ही सीख लेता है विद्यालय जाने के, लेकिन लिखना पढ़ना वो विद्यालय जाने के बाद ही सीखता है, या कोई उसको जब सिखाएगा पाठ्य पुस्तक के आधार पे, अक्षरों के आधार पे, वर्णमाला के आधार पे, तभी सीखेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो कि मौखिक और लिखित दोनों ही कौशलों पर लागू होगा कौन? मौखिक एवं लिखित दोनों ही कौशलों पर लागू होगा कौन सी प्रक्रिया? अधिगम की प्रक्रिया। मौखिक एवं लिखित दोनों ही प्रकार के कौशलों पर लागू। क्लियर हुई बात? दोनों ही प्रकार के कौशलों पर लागू हो जाएगी कौन सी प्रक्रिया? जब हम बात करेंगे अधिगम की बात करेंगे तब। तो मौखिक कौशलों पर लागू होता है केवल, जबकि वो मौखिक और लिखित दोनों तरह के कौशलों पर लागू होता है, मतलब राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सारे पे। अब एक और बात यहाँ पे देखो कि जब हम भाषा अर्जन की बात करेंगे तो भाषा अर्जन में क्या होगा? क्या हम पहले नियम सीखेंगे फिर प्रयोग करेंगे, या हम प्रयोग पहले सीखेंगे अपने आसपास जैसा हो रहा होगा वैसा, और उसके बाद फिर हम खुद ब खुद नियम गढ़ने लगेंगे? क्या स्थिति है यहाँ पे? प्रयोग पहले है और प्रयोग के आधार पर हम क्या करते हैं? नए नए नियम गढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर नियम निर्धारण किया जाता है यहाँ पे खुद से। बच्चा क्या करता है? पहले वो कुछ भाषा का प्रयोग सुनता है और सुनकर सीख लेता है, फिर उसके बाद उसी आधार पर वो नए नए शब्दों का प्रयोग, नए नए वाक्यों का प्रयोग करने लग जाता है। तो प्रयोग के आधार पर नियम निर्धारण है, जबकि यहाँ पर क्या स्थिति है? हम नियमों को जानते हैं पहले कि भाषा के उचित उच्चारण क्या होंगे, सही वर्तनी क्या होगी, सही संकेत क्या होगा भाषा का, सही मात्रा क्या होगी, फिर उसके हिसाब से उसका प्रयोग सीख रहे होते हैं। तो नियमों के आधार पर प्रयोग किस में आएगा? अधिगम में आएगा। ठीक है, नियमों के आधार पर प्रयोग यानी कि हम भाषा का प्रयोग तो करेंगे लेकिन सही रूप में करने की कोशिश करेंगे, हमें सही प्रयोग सिखाए जाएंगे। किसमें? जब हम लर्निंग करेंगे। जबकि यहाँ पे जो भी हमारे आसपास होगा उसी के आधार पर हम भाषा बोलने लगेंगे और उसके आधार पर हम नए नए नियम अपने मन से गढ़ने लग सकते हैं। वो सही भी हो सकते हैं कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अब यहाँ तक बात पूरी क्लियर आ गई कि नहीं आ गई आपको? बताओ एक बार फिर से देख लो जल्दी से। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक, स्वचालित, अनौपचारिक और सरल सहज प्रक्रिया है। वातावरण का इसमें मेन भूमिका रहता है। मातृभाषा पर लागू होती है, जो परिवेश की भाषा होती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। अनुकरण तथा पुनरावृत्ति से सीखी जाती है, व्यवहारवादियों ने ऐसा माना है। मौखिक कौशलों यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग आदि पर बेस्ड है ये कहीं ना कहीं, और सिर्फ वही सीखे जाते हैं। प्रयोग के आधार पर नियम बनाए जाते हैं यहाँ पे। जबकि अधिगम में देखें तो डेलिबरेट प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है, और हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली जटिल प्रक्रिया भी है। परिवेश तथा पुस्तक या नियमों दोनों पर ही आधारित होती है। सभी भाषाओं पर लागू हो सकती है, मातृभाषा हो चाहे अन्य भाषा हो। वे सीख कर हम तो किसी चीज के बारे में भी सीख सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों से सिखाई जा सकती है, जिसमें कि हम रोल प्ले को भी लेके चल सकते हैं, हम उसमें डिस्कशंस भी लेके चल सकते हैं, हम उसमें एक तरीके से प्रोजेक्ट्स भी लेके चल सकते हैं। मौखिक और लिखित कौशलों पर लागू, दोनों ही कौशलों पर लागू होती है, चाहे वो ओरल स्किल्स हो चाहे वो रिटन स्किल्स हो। ओरल में मतलब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिटन में मतलब रीडिंग एंड राइटिंग। और नियमों के आधार पर प्रयोग यानी कि यहाँ पे हम पहले शुद्ध वाक्य प्रयोग के ऊपर बात करते हैं, एक्यूरेट यूजेस के ऊपर बात करते हैं। तो ये हमको बात समझ में आई होगी अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बारे में। क्लियर हुआ? अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में अगर अंतर पूछता है तो आप बना लोगे या नहीं बना लोगे? या अलग अलग सवाल आते हैं कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो भी आप बना लोगे। डिफरेंट मतलब सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं अधिगम या अर्जन पे तो भी बन जाएंगे, कंपैरेटिवली आते हैं तो भी
हम बना सकते हैं कि भाई तुलना करते हुए अंतर पहचानने के लिए आ जाएगा, तब भी हम बना लेंगे कि कौन सा अंतर किस दोनों में आएगा। क्लियर हुआ? और एक और बात ध्यान रखो कि यहाँ पे चूंकि मानकीकरण चाहिए होता है अधिगम में, इसमें मानकीकरण नहीं चाहिए होता है ना, यानी यहाँ पे कोई विशेष शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती अनिवार्यता। विशेष शिक्षक, विशेष समय, विशेष समय या विशेष व्यवस्था आवश्यक नहीं है। जबकि वहां पे क्या होगा, अधिगम में जब हम बात करेंगे तो हमें एक कोई ना कोई भाषा का शिक्षक चाहिए होगा, कोई ना कोई एक जो है भाषा के लिए निश्चित कक्षा का आयोजन किया जाएगा, समय उसका निर्धारित होगा, विशेष व्यवस्था होगी बैठने की, पढ़ने पढ़ाने की, है ना। तो वो सब कुछ वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड होगा, यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए होगा। बस इतनी सारी बातें लिख लो तो समझ में आ जाएगा। चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी वहां पे, और यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना, अर्जन में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भाषा अर्जन हो गया, भाषा अधिगम हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं भाषा के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, भाषा के क्या अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए तो भाषा के अनुप्रयोग देखते हैं, भाषा किन किन रूपों में हमारे सामने उपस्थित है। तो भाषा के अनुप्रयोग से बात शुरू करते हैं। भाषा के अनुप्रयोग अगर हम देखेंगे, यूजेज ऑफ लैंग्वेज देखेंगे, तो यूजेज ऑफ लैंग्वेज में हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, यूजेज ऑफ लैंग्वेज में एक तो सबसे पहली बात हमको पता है कि भाषा जो है वो संचार के साधन के रूप में प्रयोग में आती है। ये तो हम सब जानते हैं। भाषा क्या है, संचार के साधन के रूप में है, मतलब भाषा एक प्रकार का साधन है। किस चीज का साधन है, आपसी बातचीत का, कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो संचार के साधन के रूप में, टूल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ये सब लोग जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो भाषा का एक प्रयोग क्या हो जाता है, भाषा जो है कहीं ना कहीं ज्ञान का माध्यम भी है, ज्ञान ग्रहण करने का या ज्ञान अर्जित करने का, सूचना जानने का या कोई भी विषय सीखने का, है ना, ज्ञान अर्जित या सीखने का माध्यम है। ठीक है, ज्ञान अर्जन लिख लीजिए इसको। भाषा क्या है, ज्ञानार्जन या सीखने का माध्यम है। ठीक है, ये भी मान सकते हैं हम लोग। और तीसरी बात आ जाएगी, तो तीसरी बात क्या कह लेंगे, देखो भाषा अपने आप में क्या है, एक विषय भी तो है, अपने आप में एक विषय या ज्ञान की शाखा है। लैंग्वेज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, अ डिसिप्लिन और अ ब्रांच ऑफ स्टडी। दैट्स करेक्ट और नॉट? तो बेसिकली भाषा का जब हम यूज देखते हैं, भाषा के जब हम अलग अलग रूप देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाषा अलग अलग रूपों में हमारे सामने विद्यमान है। एक तरफ तो भाषा हमारे लिए संचार के साधन के रूप में है, दूसरी तरफ भाषा ज्ञान या शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम है, तीसरी तरफ भाषा क्या है, अपने आप में एक विषय या ज्ञान की शाखा भी है। जैसे कि हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, आप पंजाबी साहित्य पढ़ते हो, उर्दू साहित्य पढ़ते हो, तो वो क्या है, एक तरीके से जब आप भाषा का व्याकरण पढ़ते हो, भाषा की लिपि पढ़ते हो, भाषा के साहित्य के अंदर की चीजें पढ़ते हो, तो वो सब क्या है, भाषा एक विषय के रूप में आप पढ़ रहे हो या भाषा साधन के रूप में पढ़ रहे हो, तब तो एक विषय के रूप में पढ़ रहे हो। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाषा अपने आप में एक विषय है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि हम किसी भी भाषा का इतिहास पढ़ते हैं, भाषा का इतिहास एवं विकास पढ़ते हैं कि भाई हिंदी बनी तो कैसे बनी, ये क्या हो गया, हम साधन के रूप में भाषा पढ़ रहे हैं या एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे मनोविज्ञान का इतिहास आप पढ़ते हो कि पहले दर्शन शास्त्र में था, फिर उसके बाद जो है ये अलग विषय बना विलियम वुंट के द्वारा, संरचनात्मक उपागम के द्वारा, फिर उसके बाद अलग अलग थिंकर आए, अलग अलग बातें करी, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट पैदा हुआ। तो वैसे ही भाषा के बारे में भी तो पढ़ते हो ना कि हिंदी कैसे आई, तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, देन जाके खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, फिर अवधि ब्रज आ गए, फिर खड़ी बोली हिंदी आई। तो इस तरीके से आप भाषा का इतिहास और विकास जब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ते हो। फिर इसके बाद देखो भाषा की लिपि के बारे में आप पढ़ते हो, भाषा की क्या है, लिपि के बारे में। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, तो देवनागरी क्या है, उसके नियम क्या है, उसके संकेत क्या है, किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये सब आप सीख रहे हो। तो इसका मतलब भाषा को इन डिटेल पढ़ रहे हो। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होकर ये नहीं पढ़ रहे हो, ये आप तब पढ़ रहे हो जब आप भाषा के विद्यार्थी बनकर पढ़ रहे हो। यहाँ पे ये टूल नहीं है, साधन नहीं है, सिर्फ आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप भाषा के बारे में जानकारी ले रहे हो। हाँ, उसके बाद आप इसको जरूर एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो। जब आपको ये आ जाएगा तो फिर आप इसको एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो। इसीलिए हर बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, है ना। 11-12 तक लगभग भाषा अनिवार्य रहती है हर एक बच्चे की शिक्षा में। उसको कोई ना कोई दो भाषाएं रखनी ही होती हैं या एक भाषा रखनी ही होती है। क्लियर हो गई बात? ताकि हर बच्चा भाषा का विद्यार्थी हो, ताकि बाद में वो उसका प्रयोग अपने जीवन में अलग अलग तरीके से साधन के रूप में भी कर सकेगा।
और यहाँ पे जब वो पढ़ रहा है तब भी उसको गणित पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तब भी तो भाषा चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वो सारे विषय लिखे तो भाषा में ही गए होंगे, क्लास में पढ़ाए तो भाषा में ही जाएंगे, चर्चा तो भाषा में ही होगी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। व्याकरण की शिक्षा जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, तो व्याकरण की शिक्षा भी ले रहे हैं, तो वो भी भाषा का एक विषय का हिस्सा हो गया, ठीक। या मान लीजिए इसके साहित्य की समझ हम पैदा कर रहे हैं, जो भी भाषा में साहित्य लिखा गया है तो वो भी कहीं ना कहीं भाषा के एक विषय के रूप में होने की पहचान को सूचित करता है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखो ध्यान से कि कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा है वो एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, कई लिपियों में, कोई भी भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, या लगभग लगभग सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, कह सकते हैं कोई भी भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। सही कथन है या गलत कथन है? भाई हिंदी है, हिंदी को आप रोमन में भी लिख के मैसेज करते हो कि नहीं करते हो? और किसी को बंगाली आती होगी तो बंगाली में भी हिंदी भाषा तो वो लिख ही सकता है। कई सारे जैसे मान लीजिए एक्टर्स होते हैं, उन एक्टर्स को, चाइना का मान लीजिए एक्टर आ गया कोई, ठीक है, अब चाइना के एक्टर को हिंदी फिल्म में काम करना है, कुछ हिंदी डायलॉग बोलने हैं, तो हिंदी का डायलॉग बोलने के लिए उसको हिंदी में थोड़ी ना लिख के दिया जाएगा, हिंदी वाला ही डायलॉग उसको चाइनीज में लिख के दिया जाएगा। अगर कोई मान लीजिए जर्मनी का एक्टर है, उसको कुछ हिंदी में बोलना है, तो उसको हिंदी वाला डायलॉग कहाँ किसमें लिख के दिया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज की लिपि में लिख कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? तो एवरी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन ऑल द स्क्रिप्ट्स विद सर्टन चेंजेस, है ना, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। ये सवाल पिछली बार पूछा गया है, बात समझ आ रही है सबको? ये 100% करेक्ट है, और ये सवाल भी क्या है, पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो हम आते हैं कहां पे, भाषा संचार के साधन के रूप में। जब भाषा संचार के साधन के रूप में हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान का मतलब हो गया जानकारी भी, सूचना भी, कोई भी चीज आ सकती है इसमें, तथ्य आंकड़े जो भी, जो हमारी इमेजिनेशंस हैं यानी कि कल्पनाएं हैं, जो हमारी एक तरीके से हम कहें कि भाव हैं हमारे, या संवेग हैं, इमोशंस हैं, इसकी हम बात करें, या फिर हम कहें कि जो हमारी एक तरीके से इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है, विशेष हैं, इच्छाएं हैं, तो ज्ञान हो गया, कल्पनाएं हो गई, भाव हो गया, इच्छाएं हो गई, या फिर हमारी सबसे गुणवत्तापूर्ण चीज यानी कि विचार, ठीक है, थॉट्स हो गए हमारे। इन सबको जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे से इनका हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ विनिमय करते हैं। साझा करना मतलब विनिमय करना, एक्सचेंज करना, यानी कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान, अपनी कल्पनाएं, अपने भाव, अपनी इच्छाएं, अपने विचार और बहुत सारी चीजें आपस में जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, भाषा संचार के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। Just now join live class. Can I see the class again if I need? Yes, definitely. Class will be there, Matthew. Right? You can watch you can watch all the classes which have been conducted previously, and also you can watch this class after this class. Right? It will be available there because this is the public broadcast. ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या क्या बात कर रहे हैं, देखो कि जब हम when we are discussing about our knowledge, our information, our can say particular fact or data, या इमेजिनेशन, या इमोशन, या विशेष, या आइडियाज एटसेट्रा, जब इसको हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा, लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज टूल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हियर वी कैन से, राइट। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जब संचार के साधन के रूप में भाषा की बात करते हैं तो हमको देखना होता है कि भाषा के रूप क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है, हमको देखना होता है भाषा के अलग अलग रूप क्या हो सकते हैं। तो भाषा के रूप क्या हो सकते हैं भैया, देखो सबसे बेसिक जो रूप है भाषा का वो क्या है, सांकेतिक भाषा, क्योंकि इसका प्रयोग देखो पशु, पक्षी, जानवर हर कोई करता है। तो भाषा का सबसे जो आरंभिक रूप होगा, जब मान लीजिए कि दुनिया में पहला इंसान रहा होगा और दूसरे इंसान को देखा होगा, तो पहला इंसान अकेले था तो उसको भाषा तो आती नहीं रही होगी, फिर भी दूसरे इंसान को देखकर, उसके चेहरे की मनोवृत्तियों को देखकर उसको समझ आया होगा कि ये मेरे से डर रहा है या मेरे पास आना चाहता है, इसके मन में प्रश्न है या कुछ उत्तर है। यानी कि सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो माँ से सीधे सीधे बातचीत थोड़ी करता है, वो कहीं ना कहीं चेहरे की अभिव्यक्तियों से, फेशियल एक्सप्रेशन से ही तो वो कनेक्ट होता है। क्लियर होगी बात? तो सबसे प्रारंभिक रूप जो होता है वो कौन सा रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है। ये भाषा का सबसे क्या है, आरंभिक रूप है, सबसे प्रारंभिक रूप है, सबसे इनिशियल फॉर्म है। फिर इसके बाद क्या होता है, देखो भाषा का मौखिक रूप होता है विकसित, यानी कि बच्चा बोलना और सुनना सीखता है, तो हम इसको कह सकते हैं ओरल फॉर्म। और उसके बाद बच्चे के सामने क्या चीज आती है, भाषा का लिखित रूप आता है। तो इस क्रम में ही हम इसको देख सकते हैं, है ना, कि रिटन फॉर्म, उसके पहले ओरल फॉर्म और उसके पहले सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या चीजें आ जाएंगी, मैथ्यू वी आर डिस्कसिंग बेसिकली हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, राइट।
So the questions would be asked in Hindi only here. After this class you'll get the English pedagogy class, so you can attend that class from 9:30. That will be totally in English, and the questions will also be from the English language pedagogy, right? दिस इज बेसिकली अबाउट हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी। तो देखो प्रारंभिक रूप हो गया, और इसके अंदर हम बात करेंगे तो किसकी बात कर सकते हैं, जैसे मान लो जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, है ना, जो हमारी शारीरिक भाषा होती है, तो हम बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा की बात कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम किसकी बात कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर सकते हैं, चेहरे की जो हमारी अभिव्यक्तियां होती हैं हम उसकी बात कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस की, ठीक है। या इसके अंदर हम बहुत सारे जो सिंबल्स आते हैं अलग अलग, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें, ये क्या है, अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनका अपना एक मतलब होता है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, जैसे मान लीजिए हम इसमें रख सकते हैं लोगो हो गया किसी कंपनी का, आप कार के लोगो देखते हो, देखते ही समझ जाते हो ना ऑडी की कार है, या आप कह देते हो कहीं ना कहीं कि ये जो है टोयोटा की कार है, या आप कह देते हो कि ये बेसिकली ये जो है क्या है, टोयोटा की है या ऑडी की है या मान लीजिए फॉर्च्यूनर है या जो भी है एक्सवाइजेड, तो आप लोगो देखकर ही कंपनी ब्रांड पहचान जाते हो, सैमसंग का फोन है, एमआई का फोन है या फिर एप्पल का फोन है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सांकेतिक भाषा का ही हिस्सा है। प्लस इसके अंदर आ जाती है चीज कौन सी, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज मतलब जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो एक तरीके से श्रव्य बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जब हम प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा, तो वो भी एक तरीके से सांकेतिक भाषा है। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, सिंबॉलिक लैंग्वेज में आ जाएंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए हमारे, चाहे हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, चाहे मान लीजिए हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स की, चाहे हम बात करें लोगो वगैरह की, चाहे हम बात करें साइन लैंग्वेजेस की, जो कि स्पेशल चाइल्ड के लिए, जो कि ऑडिबली इम्पेयर्ड होता है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर हो गया यहां तक? यस सरामना Sarama Matthew. So you are welcome in the class, and just you can understand this class also because हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। And after this class at 9:30 you'll get the English class. तो ये समझ आ गई सबको बात, सांकेतिक भाषा का रूप समझ आया। अब इसी तरीके से मौखिक भाषा पे चलें, तो मौखिक भाषा में क्या हो जाएगा, देखो मौखिक भाषा का मतलब जो बिना किसी लिखित सामग्री के, तो ध्यान रखना है कि बिना किसी लिखित सामग्री के जब हम कोई भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। कई लोग पठन को मौखिक भाषा मान लेते हैं, तो वो गलत है। पठन में हमें मौखिक भाषा नहीं माननी है उसको, क्योंकि वो लिखित सामग्री के ऊपर आधारित है, लिखा होगा तभी तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना लिखा हुआ अगर कोई चीज है, बिना लिखित रूप में है, तब हम उसको मौखिक कहेंगे। तो इसमें क्या आ जाता है, देखो लिसनिंग आ जाएगा, सुनकर समझना आ जाएगा, और फिर बोलना आ जाएगा, श्रवण और भाषण आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। और जब हम लिखित रूप की बात करेंगे, तो लिखित रूप का मतलब लिखित सामग्री के आधार पर जब बात की जाएगी तब। तो लिखित सामग्री किसमें इन्वॉल्व होती है, कौन से स्किल्स में, तो लिखित सामग्री के आधार पर हम बात करते हैं, एक तो पठन में और एक किसमें, लेखन में, ठीक है। पढ़ना और लिखना, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर है सबको ये? तो अब इसमें स्किल्स के हिसाब से हम देखेंगे, तो भाई इसमें जो श्रवण है वो रिसेप्टिव है, इसमें पठन रिसेप्टिव है, इसमें भाषण एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव है, इसमें लेखन एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव है, वो हम अभी और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये दो एस्पेक्ट आपको समझ आया होंगे कि भाई अगर हम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो सिंबॉलिक लैंग्वेज से कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा से। जैसे कि मुझे गुस्सा करना है तो मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ बोला नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं किया, ये नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन हो गया, सिर्फ चेहरे की अभिव्यक्ति से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, मोटर स्किल से हमने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। एक हो सकता है आपका मौखिक भाषा और एक हो सकता है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा होगी, मौखिक मतलब बोलचाल के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, और लिखकर भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे मेल पे हम बातचीत करते हैं, या हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, या कोई लाइक ट्विटर पे बात कर रहा है, एक दूसरे के साथ मैसेजिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें। अब दो चीजें हमने समझ ली, एक तो भाषा एक विषय के रूप में हमने समझा, और दूसरा हमने समझा भाषा एक संचार के साधन के रूप में। तीसरा जो अनुप्रयोग है भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, भाषा सीखने का क्या है, साधन भी है। तो भाषा जब सीखने का साधन है हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी विषय या कोई भी जानकारी, कोई भी विषय या कोई भी जानकारी, ठीक है, कोई भी विषय या जानकारी या सूचना या ज्ञान क्या करते हैं, भाषा में ही ग्रहण करते हैं, भाषा में ही ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे सामने वो प्रस्तुत किसी न किसी भाषा में ही रहता है। तो एक तरीके से ग्रहण करते हैं, मतलब कि जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, वो कंसेप्चुअलाइजेशन किसमें हो रहा है हमारा, देखो किसी न किसी लैंग्वेज में हो रहा है। अब मान लीजिए आपने ग्रहण कर लिया, अब ग्रहण करने के बाद उसको आप क्या करोगे, रिटेन करोगे। तो सीखी गई जानकारी को, समझी गई या सीखी गई जानकारी को, सीखी गई जानकारी को
संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना या उसको बचा कर रखना या धारण करना, संरक्षित रखना या धारण करना भी किसमें होगा? किसी न किसी भाषा में ही होगा, भी भाषा में ही होता है। किसमें होता है भाई? भाषा में ही होता है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। और तीसरी बात क्या है कि उस जानकारी को दोबारा जब प्रस्तुत करना है, यानी कि सीखी गई जानकारी को अगर दोबारा प्रस्तुत करना है हमें, सीखी गई जानकारी या ज्ञान, सीखी गई जानकारी या ज्ञान को, ज्ञान का दोबारा प्रस्तुतिकरण, एक्सप्रेशन, जैसे आपने पढ़ा, आप अब किसी और को पढ़ा रहे हो तो भी तो लैंग्वेज चाहिए। तो सीखी गई जानकारी या ज्ञान का दोबारा प्रस्तुतिकरण भी किसमें होता है? देखो, ये भी भाषा में ही होता है, भाषा में ही होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है क्या है? सीखने का माध्यम है। चाहे हम कोई भी विषय सीखेंगे, हर विषय सीखने के लिए हमें लैंग्वेज पे डिपेंड होना पड़ता है। आई बात समझ में? सांकेतिक भाषा का पूजा एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। आप जैसे चेहरे की अभिव्यक्तियां हो गई, किसी को प्यार करना है, किसी को गुस्सा करना है, तो आप चेहरे से ही पुचकार के बच्चे को प्यार भी कर लेते हो, और किसी को क्रोध दिखाना है तो आप चेहरा लाल करके एकदम क्रोध भी दिखा सकते हो। तो वो हो गया सांकेतिक भाषा। या फिर जैसे जो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एक तरीके से वैसी भाषा की जिसको हम कह सकते हैं क्या, जैसे साइन लैंग्वेज हो गई है ना, कि भाई संकेतों के माध्यम से हम, जैसे हमको कोई जो मुलायम बताना है तो कह दिया मुलायम, ठीक है, इस तरीके से। तो जो कहते हैं ना समाचार आते हैं खासकर से ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो नहीं सुन सकते हैं, ऑडिबली इंपेयर्ड होते हैं, उनके लिए, है ना। ये क्लियर हो गया सबको? अब इसमें देखो कुछ सवाल और बनते हैं, उसको समझते हैं। क्या सवाल बनते हैं? एक तो हो गई बात कि भाई कोई भी विषय होगा, उन सब विषयों को सीखने के लिए, चाहे वो विषय किसी भी क्षेत्र से संबंधित होंगे, तो आप ये लिख सकते हो कि किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी जानकारी को ग्रहण करने के लिए, किसी भी जानकारी को ग्रहण करने के लिए, किसी भी जानकारी को ग्रहण करने या सीखने के लिए, सीखने के लिए भाषा क्या है? एक अनिवार्य तत्व है। भाषा क्या है? अनिवार्य पक्ष है। जब तक हमको भाषा की अच्छी समझ नहीं होगी, तब तक हम कोई भी जानकारी को ग्रहण नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते या उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? बात समझ आ रही है? तो अब इसके बाद एक चीज समझो, इसके ऊपर कई सारे सवाल बनते हैं। अब बताओ जल्दी जल्दी, भाषा भाषा की कक्षा में सीखी जाती है या नहीं? भाषा भाषा की कक्षा में, भाषा की पाठ्यपुस्तक से, भाषा की पाठ्यपुस्तक से या भाषा शिक्षक से, भाषा शिक्षक से। अब यहां पे तीनों में से एक शब्द लिख दे, ही, सीखी जाती है। करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? जब हमने ये पढ़ा कि भाषा सीखने का माध्यम है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ये भाषा की कक्षा में या भाषा की पाठ्यपुस्तक से या भाषा के शिक्षक से ही सीखी जाती है, या और भी चीजों से सीखी जा सकती है? क्या लगता है, ये कथन सही है या गलत है? कथन ये हो जाएगा क्या? गलत। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? देखो, रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन है, क्योंकि इसके अलावा भी भाषा सीखी जा सकती है दूसरे विषयों में भी। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे? गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होता? अगर ये होता कि यहां से ही हटा दिया जाए तो ठीक है, भाषा की कक्षा में, भाषा की पाठ्यपुस्तक से और भाषा शिक्षक से सीखी जाती है। इसके अतिरिक्त, अब ध्यान रखना, वो गलत हो जाता है ना। सही क्या है? ये तो सही है ही है। अब सही ही हटा दिया हमने। अब देखो, इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में, इसके अतिरिक्त कहां सीखी जा सकती है? अन्य विषयों में। अन्य विषयों की कक्षा में मतलब अन्य विषयों की कक्षा में, पुस्तकों से, अन्य विषयों की पुस्तकों से या अन्य विषयों के शिक्षकों से भी सीखी जा सकती है। भाषा जो है वो हर जगह सीखी जा सकती है, कहने का मतलब। क्लियर हुआ? शिक्षकों से भी सीखी जा सकती है। इस पे सवाल रहते हैं बहुत। इसके अलावा क्या सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर ही सीखी जा सकती है? नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य भी स्रोत हैं इसके, जहां से भाषा हम सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण, विद्यालय प्रांगण तथा विद्यालय प्रांगण तथा इसके बाह्य वातावरण, तथा इसके बाह्य वातावरण से भी सीखी जा सकती है भाषा। विद्यालय प्रांगण से भी सीखी जा सकती है तथा इसके बाह्य वातावरण से भी सीखी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, होर्डिंग हो गया। क्या हो गया? होर्डिंग हो गई। जैसे मान लीजिए साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं रोड पे, किनारे किनारे साइन बोर्ड्स हो गए। जैसे मान लीजिए विज्ञापन लगे हुए हैं मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के, वो हो गया।
जैसे मान लीजिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो हो गया। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए घोषणाएं हो रही हैं मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये हो गया। या फिर जैसे मीडिया है, चैनल है, अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब हो गई। तो ये सब भी भाषा सीखने के लिए हमें उपलब्ध करती हैं कि नहीं मौके। या फिर जैसे मान लीजिए पुस्तकें हो गई, अदर पुस्तकें हो गई पाठ्य पुस्तक के अलावा, कहानी किताब या इस तरीके की किताबें। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यही क्या कहलाता है? देखो, यही कहलाता है भाषा समृद्ध वातावरण। ये बहुत जरूरी है समझना। भाषा समृद्ध वातावरण जो है भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी पक्ष माना जाएगा। जहां जहां सवाल आएगा और ये ऑप्शन आ जाएगा भाषा समृद्ध वातावरण, वहां वहां ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। होर्डिंग क्या होता है साधना? होर्डिंग का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी एमसीडी की होर्डिंग लगी होती है ना, कि अब की बार मोदी सरकार, उसी को होर्डिंग बोलते हैं, है ना? एडवर्टीजमेंट जो होता है बड़े बड़े बोर्ड्स पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पे भाषा क्या है, भाषा की कक्षा में, भाषा की पाठ्य पुस्तक से, भाषा शिक्षक से सीखी जाती है, कोई बात नहीं, गलत सही बात। लेकिन अगर लिख देता केवल, अगर इसमें क्या लिख दिया जाएगा? अगर इसमें लिख दिया जाएगा केवल, है ना, मात्र, ही, ठीक है, ही, सिर्फ, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये कथन गलत हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तब ये ठीक है। अभी फिलहाल के हिसाब से ये ठीक है। इसके अतिरिक्त और कहां से सीख सकते हैं? देखो, अन्य विषयों की कक्षा में, अन्य पुस्तकों से, अन्य शिक्षकों से भी सीख सकते हैं। जैसे एक बार प्रश्न आया हुआ है कि मान लीजिए बच्चों को भाषा की पाठ्य पुस्तक अभी वितरित नहीं की गई है, ऐसे में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब उसमें ऑप्शन दे दिया कि उसको तब तक नहीं पढ़ाना चाहिए जब तक कि पुस्तक न मिल जाए। दूसरा दिया कि उसको बच्चों को बाजार से पुस्तक खरीदने के लिए कहना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है कि उसको बच्चों को केवल मौखिक कौशलों का अभ्यास कराना चाहिए, लिखित कौशलों का नहीं। चौथा दिया हुआ है कि उसको अन्य विषयों की पुस्तकों को माध्यम बनाकर सारे भाषा के कौशल सिखाने चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो गया? चौथा वाला। तो ये कहां से आंसर आपको मिल जाएगा? देखो, आप अगर इसको ठीक से याद करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो हमने जो लिखा कि अन्य विषयों की कक्षा में, अन्य विषयों की पुस्तकों से और अन्य विषयों के शिक्षकों से भी सीखी जा सकती है। तो यहां से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, है ना? सवाल ये आ चुका है ऑलरेडी। सवाल क्या आ चुका है कि भाई अगर किसी कक्षा में बच्चों को अभी तक 2 महीने हो चुके हैं सत्र शुरू हुए, लेकिन बच्चों को अभी तक क्या हुआ है? भाषा की पुस्तक प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में एक टीचर क्या करेगा भाषा का? तो दे दिया कि भाई उसको बच्चों को खाली मौखिक कौशल सिखाएगा जब तक पुस्तक नहीं मिल जाती, या जब तक पुस्तक नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं कराएगा, या फिर वो बच्चों को जो है बाहर से पुस्तक खरीदने के लिए कहेगा, प्रेरित करेगा, और या फिर वो दूसरे विषयों की पुस्तकों को इस्तेमाल करके बच्चों को भाषा सिखाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? चौथा वाला। बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये कहां से मिल जाएगा आंसर आपको? देखो यहां से। इसके अलावा जैसे कई बार पूछता है कि भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अब उसमें कई सारी चीजें दे देंगी। विद्यालय दे देगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक दे देगा, ठीक है, या मान लीजिए दे देगा कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय दे देगा, और चौथा दे देगा आपका भाषिक समृद्ध वातावरण या समृद्ध भाषिक वातावरण। तब आंसर क्या हो जाएगा? समृद्ध भाषिक वातावरण। तो ये भाषा समृद्ध वातावरण किससे बनता है? विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर जो वातावरण है भाषा का, उससे बनता है, जिसमें कि होर्डिंग्स भी आएंगी, साइन बोर्ड्स भी आएंगे, विज्ञापन भी आएंगे, पोस्टर्स भी आएंगे, अनाउंसमेंट्स भी आएंगी, और साथ ही साथ पत्र पत्रिकाएं, अखबार, टीवी चैनल्स भी आएंगे, सोशल मीडिया भी आएगी आज के समय में, पुस्तकें भी आएंगी, क्योंकि ये सब बच्चे की पहुंच के अंदर हैं और सब बच्चे के रीचनेस में है। तो इन सबसे बच्चा भाषा कहीं ना कहीं क्या करता है? सीखते रहता है। तो क्लियर हो गई ये सारी बात। इसमें इसका कंसेप्ट एनसीएफ में क्या कहा जाता है? इसी कंसेप्ट को एनसीएफ के अंदर, इसी बात को एनसीएफ में कहा जाता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि भाषा पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त है। पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा, इसको क्या कहा जाता है? पूरे पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कह दिया जाता है, यानी कि पूरे पाठ्यचर्या में भाषा क्या है? व्याप्त है। ठीक है, इसी वाले कंसेप्ट को एनसीएफ कहता है कि भाई अगर हम दूसरे विषयों में देखें तो दूसरे विषयों में भी कहीं ना कहीं हम भाषा ही सीख रहे होते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीएफ क्या कहता है कि अन्य विषयों की कक्षा में भी हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं? भाषा ही सीखते हैं। अन्य विषयों में भी हम भाषा ही सीखते हैं कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। क्या कह रहा है एनसीएफ? देखो, वो कह रहा है कि अगर हम ये कहें कि भाई हम अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा ही सीख रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी हाइपरबोल वाली बात नहीं होगी, ये लगभग लगभग ठीक बात होगी। तो एनसीएफ इस हद तक जाके बात कर रहा है कि भाई अन्य विषयों की कक्षा में भी हम भाषा ही सीखते हैं। क्लियर होगी सबको?
तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। तो अब हम करते हैं भाषा के कौशल, है ना, लैंग्वेज स्किल्स कर लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज टीचिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, एक तरीके से लैंग्वेज की असेसमेंट। ठीक है, इन सबसे बाहर कुछ नहीं आना है, सब यही आना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पैडा के मैं बनवा चुका हूं और सब आप लोग सही सही बनाते भी हो, बट फिर भी एक होता है ना, स्टूडेंट की आदत होती है परेशान होने की। तो आप लोग परेशान होते हो तो ठीक बात है, स्टूडेंट की आदत होती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखना भी जरूरी है। वो सफल स्टूडेंट की आदत है। परेशान तो हर कोई होता है, लेकिन उसमें से कुछ सफल होते हैं जो भरोसा रखते हैं चीजों पे। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करते हैं किसकी, देखो भाषा के कौशलों की। इस पे किस तरीके से सवाल बनते हैं देखते हैं। तो भाषा के कौशल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि दो तरह के कौशल हैं, एक तो ग्रहणात्मक कौशल है, रिसेप्टिव स्किल्स हैं, और एक कौन से वाले हैं, ग्रहणात्मक का मतलब जिससे हम सीखते हैं, सीखते हैं जिनसे हम, जिनसे क्या करते हैं, सीखते हैं, वो कौशलों को क्या कहेंगे, उनको कहेंगे ग्रहणात्मक। और एक तरीके से हो गया कि अभिव्यक्तात्मक हम किसको कहेंगे, एक्सप्रेसिव को किसको कहेंगे, अभिव्यक्तात्मक, या हम इसको प्रोडक्टिव भी कहते हैं, उत्पादक भी कह दिया जाता है कई बारी। इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सप्रेसिव कह देंगे, एक्सप्रेसिव स्किल्स, या प्रोडक्टिव स्किल्स कह देंगे इसको हम लोग। समझ आ रही बात। तो देखो, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भी अभिव्यक्ति करने से संबंधित है, ये ग्रहण कर चुके हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक ओरल वाला आ जाएगा, ओरल वाला कौन सा आ जाएगा भाई, मौखिक वाला कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा श्रवण, श्रवण के माध्यम से लिसनिंग, जिसको आप कहते हो LSRW, है ना, लिसनिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग यानी कि पठन, रीडिंग यानी कि क्या, पठन, इसको हम पठन कह देंगे और इसको कह देंगे श्रवण। ठीक है, ये हो जाएगा रिटन वाला, वो हो जाएगा आपका ओरल वाला। तो एक रिटन एक ओरल आपको रिसेप्टिव में भी मिला हुआ है, और एक रिटन और एक ओरल आपको किसमें मिला हुआ है, एक्सप्रेसिव में भी मिला हुआ है। तो एक्सप्रेसिव में देख लो, एक्सप्रेसिव में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ओरल रूप में देखेंगे सबसे पहले, मौखिक रूप से क्या, तो भाषण, और लिखित रूप से क्या, तो इसको आप क्या कह सकते हो, लिखित वाला कौन सा हो जाएगा, रिटन वाला, तो लेखन हो जाएगा। तो एक लिखित कौशल और एक मौखिक कौशल हमें एक्सप्रेस करने के लिए भी मिला हुआ है, और इसी तरीके से हमें रिसीव करने के लिए भी एक हमें ओरल मिला हुआ है, यानी कि मौखिक कौशल मिला हुआ है, जिसको लिसनिंग कहते हैं या श्रवण कहते हैं। एक हमें लिखित कौशल मिला हुआ है, जिसको हम रीडिंग या पठन कहते हैं। और यहाँ पे भी ओरल में एक स्पीकिंग हो गया, भाषण हो गया, और एक क्या हो गया हमारा, राइटिंग हो गया, यानी कि लेखन हो गया। तो इस पे सवाल आपसे क्या बनते हैं, देखो आपसे सवाल मिक्स्ड बनते हैं कई बार, है ना, कई बार सवाल क्या बनेंगे, मिक्स्ड बनेंगे। कुछ सवाल पूछूं आपसे, बताना फटाफट। अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, फटाफट बताओ, मौखिक अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, मिक्स्ड सवाल बनेगा, यानी कि उसमें मतलब रूप भी जोड़ देगा, मौखिक मौखिक लिखित वाला, और उसका प्रयोग भी जोड़ देगा। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए लिखित, लिखित ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है बताओ, लिखित ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है। फिर पूछ सकते हैं आपसे कि मौखिक ग्रहणात्मक कौन सा है बताओ, ठीक है। और फिर पूछ सकते हैं आपसे, मान लीजिए कि लिखित अभिव्यक्तात्मक कौन सा है बताओ, फटाफट बताओ, अभिव्यक्तात्मक, इसको एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार मान लो, एक दो तीन चार करके आंसर करो, जो कि मौखिक भी है और अभिव्यक्तात्मक भी है। देखो, तो अभिव्यक्तात्मक है और मौखिक है, कौन सा वाला, भाषण। तो इसका उत्तर क्या हो गया, भाषण हो गया, स्पीकिंग हो गया। अब पूछा मैंने कि लिखित ग्रहणात्मक, जो लिखित है और कैसा है, ग्रहणात्मक है, तो लिखित ग्रहणात्मक ये वाला है, यानी कि पठन इसका आंसर हो गया, यानी कि रीडिंग हो गया। अब मौखिक ग्रहणात्मक पूछ दिया, तो मौखिक ग्रहणात्मक कौन सा है, देखो ग्रहणात्मक में मौखिक वाला कौन सा है, ये वाला है, श्रवण हो गया, तो लिसनिंग हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि श्रवण हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। और लिखित अभिव्यक्तात्मक, तो अभिव्यक्तात्मक में एक तो हो ही गया, बच गया कौन सा, लिखित वाला, यानी कि लेखन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, सब लोगों ने सही किया है ना। पहले का स्पीकिंग हो गया, दूसरे का रीडिंग हो गया, ठीक है, तीसरे का क्या हो गया, लिसनिंग हो गया, और चौथे का क्या हो गया, रिटन हो गया। बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई सबको बात, ये वाली नहीं आई, आप आराम से देख के कर सकते हो, इसका चार्ट भी बना सकते हो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मर्जी आपकी वैसे समझ सकते हो आप। ठीक है, चार्ट के तरीके से कैसे समझ सकते हो, देखो चार्ट के तरीके से आप इसको ऐसे बांट के समझ सकते हो। ठीक, आपने इसको इस तरीके से बांट दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आपने कर दिया ऐसे, तो इधर आपने रख दिया भाषा का रूप, यानी कि मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित कर दिया इसको,
इधर आपने क्या कर दिया, देखो इसका प्रयोग कर दिया। तो प्रयोग के आधार पर आपने बांटा, तो कैसे बांटोगे आप, एक तरफ लिख दोगे आप अभिव्यक्ति वाले, अभिव्यक्तात्मक जिसको आप कह रहे हो, और एक को आप लिख दोगे क्या, ग्रहणात्मक। तो इस तरीके से समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। अब देखो मौखिक और अभिव्यक्तात्मक इसमें आ जाएगा, लिखित और अभिव्यक्तात्मक इसमें आ जाएगा। तो मौखिक अभिव्यक्तात्मक कौन सा है, भाषण। लिखित अभिव्यक्तात्मक कौन सा है, लेखन। मौखिक और ग्रहणात्मक कौन सा है, श्रवण। और मौखिक, लिखित और ग्रहणात्मक कौन सा है, यहाँ पे आ जाएगा पठन। इस तरीके से भी याद हो जाएगा ये आपको, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। एक तो सवाल बनता है, देखो सबसे पहला कि भाई बच्चे के सामने जो ये कौशल हैं, इनको प्रस्तुत करने का सही अनुक्रम क्या है। यानी कि बच्चे से कौशलों की जो पहचान कराई जाएगी, अलग अलग कौशलों को जो उसके सामने लाया जाएगा, उसमें क्या अनुक्रम या क्या रूटीन फॉलो होगा, क्या सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो लैंग्वेज की जो स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, इनका इंट्रोडक्शन जो बच्चे के सामने होता है, जिस तरीके से बच्चे के सामने ये उपस्थित होते हैं, या इनका परिचय बच्चे से जो होता है, इनका जो बच्चे से परिचय होता है, इसका क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, सही क्रम क्या होता है इसका, बच्चे से इसके परिचय का सही अनुक्रम होता है, ये देखना है। तो सही क्रम आप सबको पता है कि एल, एस, आर और डब्ल्यू। यानी कि श्रवण पहले आएगा, सबसे पहले बच्चा भाषा सुनता है, फिर उसको सुन सुनकर इमिटेट कर कर बोलना शुरू करता है। फिर जब पुस्तकों के माध्यम से सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले अक्षरों की पहचान करता है, उसको उच्चारण करना सीखता है, ठीक है। उसकी इमेजेस बनाता है दिमाग के अंदर, तो इसका मतलब कि पठन से उसकी अवगत कराया जाता है। फिर उसके बाद वो लिखने का अभ्यास शुरू करता है, लेखन का। तो इसका मतलब कि लिखने की जो मेच्योरिटी है, लिखने के लिए जो क्षमता चाहिए, इसके लिए जो परिपक्वन चाहिए, वो परिपक्वन बच्चे में बाद में आता है। लिखने का परिपक्वन कब आता है, बच्चे में बाद में आता है, क्योंकि लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, स्पेसिफिक या फाइन मोटर स्किल की जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिक या हम क्या कह सकते हैं इसको, फाइन मोटर स्किल की जरूरत पड़ेगी। लिखना कैसा स्किल है, एक फाइन मोटर स्किल का काम है, जिसमें कि उंगलियों के प्रयोग की जरूरत पड़ती है। और आप सब जानते हो कि लिखने में हमें उंगलियों की जरूरत पड़ेगी, और उंगलियों का विकास परिपक्वन के हिसाब से अंत में होता है या पहले होता है। जो उंगलियों का विकास है, अगर इस पे सिद्धांत अप्लाई करो आप विकास का, कौन सा विकास का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है, देखो प्रॉक्सिमो डिस्टल का। प्रॉक्सिमो डिस्टल का जो सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि हम कैसे विकसित होते हैं, हम विकसित होते हैं सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से पेरिफेरी। तो सेंटर से पेरिफेरी का मतलब कि मध्य से हम फिर बाहर की ओर जाते हैं। तो उंगलियां क्या है, सबसे बाहरी हिस्से हैं, तो सबसे अंत में जाके उंगलियों का विकास होगा, इसीलिए लिखना सबसे अंत में होता है। समझ में आ रही है बात सबको या नहीं आ रही है, कैसे लिंक होती हैं चीजें, देखो। तो जो लिखने का विकास है, इसको लिखना सबसे अंत में बच्चों को क्यों सिखाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मैच्योरेशन चाहिए, जितनी जरूरत की परिपक्वन की चीज हमको रिक्वायर्ड होगी, वो परिपक्वन बच्चे का बाद में होगा, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल चल रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि विकास का जो क्रम होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो मध्य भाग से धीरे 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 बाहरी हिस्सों में जाती है हमारी क्षमता, ठीक है। तो ये चूंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल की वजह से लिखना लास्ट में होगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन का। लेकिन क्या अगर आपसे पूछेगा कि भाषा सीखने का जो क्रम है, भाषा सीखने का जो क्रम है, भाषा सीखने में भी क्या कौशलों का कोई निश्चित क्रम होता है क्या, तो ध्यान रखेंगे कि नहीं। भाषा के परिचय का तो निश्चित क्रम हो गया, लेकिन भाषा के सीखने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। भाषा के कौशल सीखने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। भाषा के कौशल सीखने का कोई निश्चित क्रम या हम कहें पद सोपान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें कि भाई हम ये सीख लेंगे तभी सीखेंगे दूसरा, है ना। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, भाषा के कौशल सीखने का कोई निश्चित क्रम या पद सोपान नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई हम पहले श्रवण पूरा सीख लेंगे, मतलब श्रवण पूरा पूरा सीख लेंगे फिर ही हम हाथ लगाएंगे किसमें, भाषण में। क्या ऐसा होता है क्या, या हम भाषण पूरा सीख लेंगे तभी हम हाथ लगाएंगे किसमें, पठन में। हम पढ़ना पूरा सीख लेंगे जीवन पर्यंत का, तभी हम बोल लिखना शुरू करेंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका मतलब कि एक लेवल के बाद सारे के सारे कौशलों का विकास हम एक साथ करते हैं, ये क्रम फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि भाई भाषा सीखने का कोई निश्चित क्रम या पद सोपान या हायरार्की नहीं होता है, नीचे उच्च नीचे संबंध नहीं होता है, बल्कि सब एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये क्लियर रखना दिमाग में आप लोग,
इंट्रोडक्शन के लिए तो ठीक है वो एक लेवल तक, है ना, लेकिन उसके बाद सब चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा के कौशल कैसे सीखे जाते हैं? एक साथ विकसित होते रहते हैं, एक साथ विकसित होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक चीज पूरी विकसित हो जाएगी तब दूसरी, है ना। तो भाषा के कौशल एक साथ विकसित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा के जो कौशल हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं या संबंधित हैं? भाषा के कौशल आपस में स्वतंत्र हैं या अंतर संबंधित हैं? क्या स्थिति है? अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर तथा परस्पर पूरक हैं, ये ध्यान रखना। अगर दे देगा कि भाषा के कौशल स्वतंत्र होते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर दे देगा कि भाषा के कौशल क्या होते हैं? स्वतंत्र, तो गलत। अगर दे देगा कि भाषा के कौशल जो होते हैं वो अंतर संबंधित नहीं होते हैं, एकांगी होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, पूरक होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अगर किसी का पढ़ना अच्छा है तो उसका लिखना भी बेहतर होगा, अगर किसी का सुनना अच्छा है तो उसका बोलना भी बेहतर होगा, अच्छा होगा, है ना। ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट स्किल्स होती हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब पूछेगा यहाँ से क्या? अब पूछेगा यहाँ से कि भाई पढ़ने और सुनने का क्या मतलब है और लिखने और पढ़ने का क्या मतलब है, क्या चीज महत्वपूर्ण है कौन से वाले में। तो इसको देख लेते हैं एक बारी को, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, चाहे ग्रहणात्मक कौशल में दो चीजें हैं हमारी, एक तो हो गया हमारा श्रवण और दूसरा हो गया हमारा पठन। इन दोनों का उद्देश्य लगभग लगभग एक जैसा होगा। क्या उद्देश्य होगा इन दोनों के अंदर? देखो, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा इनका, सबसे जरूरी जो उद्देश्य होगा वो क्या हो जाएगा? इनका उद्देश्य हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना यानी कि मीनिंग क्रिएट करना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? संदर्भ सहित अर्थ ग्रहण करना या सही संदर्भ में, ठीक है, सही संदर्भ में या संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, इससे भी बेहतर आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम चुनेंगे, इसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण हम कह देंगे। रियल एक जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, मतलब कि एक तो होगा कि भाई सीधे सीधे शब्दार्थ जान लिया आपने, और एक होता है कई बार कि संदर्भ के अनुसार अर्थ होता है, कोई चीज हवा में तो होती नहीं है, उसके आगे और उसके पीछे कुछ होता है, तो उसको समझ के फिर सही मीनिंग क्लियर करना, प्रैग्मेटिक मीनिंग जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद इसी में बात आ जाएगी, देखो क्या इसकी बात आ जाएगी कि भाई जो हमने जाना, जो हमने ग्रहण किया अर्थ, उसका क्या करना? मूल्यांकन करना। अपने पूर्व अनुभव, अपने पूर्व ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर, क्या करना? मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। और उसके बाद फिर बात आ जाती है क्या? निष्कर्ष निकालना। जो भी आपने पढ़ा समझा उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना या उसका निष्कर्षण करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना। और फिर उसके बाद आता है अपना विचार कायम करना, अपना विचार बनाना या कायम करना, ठीक है, अपना विचार कायम करना। ये सही तरीका है पठन और श्रवण का, कि हमने कोई सामग्री सुनी या कोई सामग्री पढ़ी तो उससे क्या किया हमने? उसका अर्थ ग्रहण किया। अर्थ ग्रहण करने के बाद संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण किया, सही अर्थों में अर्थ ग्रहण किया। उससे भी बेहतर आंसर क्या हो जाएगा? अपने पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर हमने क्या किया? मूल्यांकन किया उसका, और उसके बाद हमने निष्कर्ष तय किया कि भाई जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसका क्या मतलब है। और उस निहितार्थ को जान लेने के बाद, निष्कर्ष निकालना का मतलब होता है निहितार्थ, कि क्या निहित अर्थ था उसमें, वो हम समझ गए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपना विचार कायम करते हैं कि भाई हम जो पहले से जानते थे वही सही था, जो नया पढ़ा वो सही है, उसको हमको स्वीकार करना है या उसको हमको अस्वीकार करना है। तो कायम करना जब हम कहते हैं तो इसका मतलब इसमें स्वीकरण भी हो सकता है पढ़ी गई और सुनी गई चीज का, और अस्वीकरण भी हो सकता है। अब उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करना है या रिस्पॉन्स नहीं करना है, ये चीज तय करना हमारा काम होता है ना। हमने कई बार कोई चीज सुनते हैं और सुनकर समझ लेते हैं, समझ के चुप रह जाते हैं, कई बार हम जवाब देते हैं। तो ये हमारा सुनने और समझने की प्रक्रिया का, सुनकर या पढ़कर समझने की प्रक्रिया का मूल है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से जो भी विकल्प मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। कम इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें से? देखो, कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कह देगा कि भाई ध्यान से सुनना या पढ़ना, ये हो गया। या फिर मान लीजिए कह देगा कि अक्षरों को पहचानना, अक्षरों या शब्दों को पहचानना, ये सब क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दा है यहाँ पे समझना, और समझकर अपने विचारों में उन्नति करना, अपने विचारों में बदलाव करना, या विचारों को अपने
सत्यापित करना, सही साबित करना, जो भी है। तो अल्टीमेटली हम समझ जाएंगे यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशलों में क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या नहीं होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अक्षर पहचानना, ध्वनि सुनना, समझ पहचानना, या फिर उन जो लिखा गया है उसको सही सही पढ़ लेना, या जो लिखा गया है उसको रट लेना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा कम महत्वपूर्ण, या एक तरीके से हम कह सकते हैं सबसे कम महत्वपूर्ण, है ना। अच्छा नहीं माना जाएगा उसको। और अच्छा किसको माना जाएगा, जो माना जाएगा वो लिखवा दिया मैंने आपको। अब इसी तरीके से देखो, अगर बात की जाएगी अभिव्यक्तात्मक कौशलों की, अभिव्यक्तात्मक कौशलों की अगर बात की जाएगी तो क्या किया जाएगा, इसमें दो चीजें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा मौखिक वाला यानी कि भाषण, और एक क्या आ जाएगा देखो आपका लेखन, लिखित वाला। अब इन दोनों में जो कॉमन बात होगी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो क्या होगा, यहां पे देख लेते हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या है, तो आप सब जानते हो कि अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, इसमें विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी व्यक्त विचार है, चाहे वो लिखित रूप में आए चाहे वो भाषण के रूप में आए, वही सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मानी जाएगी। ठीक है, अभी करते हैं उसको। रीडिंग और राइटिंग एक साथ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। रीडिंग और राइटिंग एक साथ, मतलब कोई व्यक्ति देख देख कर लिख रहा है तो वो बोल बोल कर भी लिख सकता है, तो रीड कर रहा है फिर लिख रहा है, तो एक साथ कर सकता है। ठीक है, अब देखो, तो रीडिंग का मतलब अर्थ समझना है ना। तो भाई मान लीजिए आपने कुछ देखा, देख कर लिख रहे हो, लिखते समय उसके ऊपर सोच भी रहे हो, तो रीडिंग भी कंटिन्यू हो रही है अभी, और साथ में राइटिंग भी होती जा रही है। तो देखो, विचार या व्यक्त विचार क्या हो गया एक तरीके से। आप रीडिंग का मतलब सिर्फ अक्षर पढ़ना मत समझो, रीडिंग का मतलब होता है उसको समझना। और रीडिंग जब हम करते हैं तो हम समझने की प्रक्रिया थोड़ी देर तक चलाते हैं, रीड हम उसी समय कर जाते हैं, लेकिन समझ उसको बाद तक रहे होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग इज नॉट कि हमने जब पढ़ा तभी रीडिंग हुई, रीडिंग उसके बाद भी चलता रहता है, बिकॉज रीडिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। जितने भी कौशल है देखो, भाषा के सभी कौशल, भाषा के सभी कौशल कैसे होते हैं, भाषा के जितने भी कौशल हैं, ये निष्क्रिय कौशल हैं या सक्रिय कौशल हैं, ये सब के सब सक्रिय कौशल माने जाते हैं। और सक्रिय कौशल होने का मतलब कि इन सब में संज्ञानात्मक प्रक्रिया लागू होती है, बिना संज्ञानात्मक प्रक्रिया के कोई भी कौशल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ने में तो लगाया बहुत 1 सेकेंड संज्ञानात्मक प्रक्रिया, लेकिन हम सोच रहे हैं उसके ऊपर अभी भी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती क्या है। संज्ञानात्मक अच्छा, कॉग्निटिव अच्छा, मेंटल अच्छा, जिसमें मानसिक क्षमताएं प्रयोग में आती हैं, ओके, ये पूरा रीडिंग ही था। लेकिन जब आप पढ़ा आपने, तब तो आपने खाली इतना ही पढ़ दिया संज्ञानात्मक प्रक्रिया, तो सुनाई जितना दिया वही रीडिंग नहीं है। क्योंकि रीडिंग आप जो कर रहे हो बाहर से सुन बोलकर, वो तो बाहरी चीज हो गई, अंदर रीडिंग चल रही है आपके, वो है दिमाग की प्रक्रिया में, और उसमें कई बार लंबा टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना आपको। रीडिंग इज नॉट अबाउट ओनली आइडेंटिफाइंग द लेटर्स और वर्ड्स, रीडिंग इज ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव प्रोसेस टू गेट द मीनिंग एंड द टू improve, टू यू कैन से recreate your thoughts, and that takes time. So obviously आप इसको दोनों को बड़े क्लियरली समझ के चलो, ऐसे तो फिर गलती कर जाओगे। ठीक है, अब देखो, भाषण और लेखन में पूछा जाएगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या बातें हैं, तो पहली बात तो हो जाएगी व्यक्त विचार। अब व्यक्त विचार कैसे होने चाहिए, कॉपीड पेस्टेड होने चाहिए या मौलिक होने चाहिए, तो इसमें हमको ध्यान रखना रहेगा मौलिक विचार। मौलिक विचार का मतलब होता है कि अपने विचार, मौलिक विचार का मतलब कैसे विचार, अपने खुद के विचार, नए विचार, है ना। इसी को कई बार कह दिया जाता है नवोन्मेष, नवोन्मेषिता या नवीन विचार, ऐसे कह सकते हो, नवीन विचार भी कह सकते हो इसको आप, नए विचार कह सकते हो, नवीन विचार कह सकते हो, या सृजनात्मक विचार कह सकते हो, क्रिएटिव जिसको आप कह रहे हो, या आप इसको अपसारी विचार भी कह सकते हो, अपसारी चिंतन भी कह सकते हो। तो ये सारी चीजें इसमें जरूरी होती हैं, और इसके साथ साथ जरूरी होता है क्या, हमारे विचारों की उपयोगिता, यानी कि विचार जो होने चाहिए वो उपयोगी होने चाहिए, वो दुरुपयोगी नहीं होने चाहिए। ऐसे विचार कोई जाहिर कर रहा है जो कि लोगों में झगड़ा करा दे, लोगों में दंगा करा दे, बंटवारा करा दे, तो वो विचार बेहतर नहीं माना जाएगा। विचार वो बेहतर माना जाएगा जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए हितैषी हो, अच्छा हो। ठीक है, और साथ ही साथ उचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब हम माँ को बोले पिताजी की पत्नी मुझे खाना दो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उचित नहीं है ना। आप बहुत शुद्ध बोल लो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत शुद्ध बोलने से ज्यादा ज्यादा जरूरी है उचित बोलना और सदुपयोगी बातें करना, अच्छी बातें करना। बात समझ में आई, सृजनात्मकता पूर्ण बातें करना, नवीन विचारों को जाहिर करना, मौलिक विचार करना, न कि किसी और का रटा हुआ बोल देना। तो ये सारी बातें इसमें हमेशा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि विचार भाषा की आत्मा होते हैं, बाकी सब चीजें बाहरी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है। और सहायक या गौण क्या हो जाएगा देखो, तो भाषण में सहायक हो जाएगा क्या चीज, जैसे मान लीजिए शुद्ध उच्चारण,
ये सहायक है, सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विचार है। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पे खूब सवाल आएंगे आकलन वाले संबंधित, है ना। तो भाषण में सहायक क्या हो जाएगा? जैसे शुद्ध उच्चारण हो गया, ठीक है, या फिर जैसे हम कह देंगे यहाँ पे बलाघात। बलाघात का मतलब होता है किसी एक शब्द के ऊपर विशेष जोर देना, जिसको आप महत्व देना चाहते हो। जैसे अनुतान हो गया, अनुतान का मतलब हो गया उतार चढ़ाव, जिसको आप इंग्लिश में आर्टिकुलेशन या एक तरीके से इंटोनेशन कहते हो, ठीक है, कहीं लो, कहीं तेज, कहीं धीमे, ऐसे बोलना अनुतान हो गया। या इसी को हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या, गति, बोलने की गति कैसी होनी चाहिए, या प्रवाह कैसा होना चाहिए, फ्लुएंसी, ये सारी चीजें, ये क्या हो जाएंगी? ये बाहरी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आंतरिक बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। विचार, विचार के अंदर मौलिक विचार, मौलिक विचार नवीन विचार, सृजनात्मक विचार या विचारों की उपयोगिता, ठीक है, और उचित विचार, ये सब होना ज्यादा जरूरी है भाषण और लेखन में, है ना। कोई बच्चा अगर अशुद्ध भी लिख रहा है लेकिन बात लिख रहा है, इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, इमोशनल बात लिख रहा है लोगों को बेहतर बनाने के लिए, तो वो ज्यादा सही माना जाएगा, बशर्ते कि बहुत शुद्ध गालियां लिखे कोई किसी को, है ना। कोई किसी को बहुत शुद्ध गाली बक रहा है, उसमें बिल्कुल उच्चारण की शुद्धता है, उसमें बिल्कुल नए नए मौलिक शब्दों का प्रयोग है, लेकिन कह क्या रहा है, वो दूसरे को अपमान करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे को एक तरीके से लज्जित करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे को एक तरीके से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, गालियां दे रहा है। तो क्या उसको नंबर अच्छा दोगे? क्या, क्यों अच्छा दो नंबर? क्या इस बेसिस पे अच्छा दे दोगे कि बड़ा शुद्ध उच्चारण किया उसने, बड़े नए नए शब्दों का प्रयोग किया, उसके पास शब्द भंडार गालियों का बहुत बड़ा है, इस आधार पे नहीं कर सकते। उसके चेहरे की अभिव्यक्तियां बड़ी अच्छी थी गाली देते समय, है ना। क्या इस आधार पे हम करेंगे इस चीज को? नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई वहीं पे बच्चा अशुद्ध उच्चारण भी कर रहा है, थोड़ा बहुत टूट फूट है उसकी भाषा में, थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो हिचक रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस कम है, हो सकती है उसकी फ्लुएंसी कम है, लेकिन बात वो कर रहा है कि भाई प्रदूषण कैसे कम किया जाए, बात वो कर रहा है कि कैसे एक दूसरे के प्रति हम अच्छा व्यवहार करें, बात वो कर रहा है कैसे महिलाओं की सुरक्षा की जाए, कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा भाषण में। या किस चीज को भाषण में महत्व दिया जाएगा? भाषण में हमेशा महत्व दिया जाएगा किसको? विचारों को, न कि इन बातों को। ये बातें बाहरी बातें हैं, ये सब ठीक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी ठीक है। ये कोट पैंट टाई है और ये क्या है? आपका अपना व्यक्तित्व है। भाषा के अंदर ये जो बाहरी चीजें हैं ये क्या है? ये टाई और कोट पैंट का काम करते हैं। टाई लगा दिया, बेल्ट लगा दिया, अच्छे दिखने लग गए, ये टाई बेल्ट है। और ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा शरीर है। शरीर पे कपड़ा होता है, कपड़े पे शरीर नहीं होता। ये बात समझी? नहीं समझी? समझ गए तो फिर गुरु हो गए, नहीं समझे तो फिर गुरु हो ही, बड़े वाले गुरु हो फिर, है ना। देखो, इसमें चेहरे की अभिव्यक्तियां भी जोड़ सकते हो आप। चेहरे की अभिव्यक्तियां यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर के लिए कपड़ा है, कपड़े के लिए शरीर अगर बन गया तो फिर वो शरीर शरीर नहीं रह गया, वो बेकार हो गया, नश्वर हो गया, ठीक है। नश्वर तो खैर वैसे भी है। अब लेखन में क्या जरूरी बातें हो सकती हैं इसके अलावा, मतलब महत्वपूर्ण के अलावा सहायक बातें क्या हो सकती हैं लेखन में? भाषण में तो आपने देख ही दे दिया। अब इसमें क्या सहायक चीज हो सकती है, सहायक क्या बातें हो सकती हैं, सहायक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देखो, या सहायक गुण क्या हो सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो लेखन में क्या हो जाएगा भाई? वर्तनी की शुद्धता हो जाएगी, वहां पे उच्चारण की थी, यहाँ पे वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की शुद्धता हो जाएगी। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, ये ध्यान रखेंगे। वहां पे क्या था? बलाघात, अनुतान, गति, प्रवाह था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विराम चिन्ह हो जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे किससे पता चलेंगी? विराम चिन्हों से, यानी कि एक तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स से पता चलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? वहां पे चेहरे की अभिव्यक्ति थी, यहाँ पे सुंदर लेखन हो जाएगा। अच्छा लिखोगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे, सुंदर लेखन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। साधना कह रही है, सर कोई बोल रहा था एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, उनको यूट्यूब चैनल भी तो चलाना होता है अपना, क्योंकि दूसरा कोई काम जिंदगी में होता नहीं है सुबह से शाम तक में, तो वो लोग यही सब बोलते रहते हैं बेटा। वैकेंसी भी निकालते हैं, वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम भी करा लेते हैं, और दूर दूर तक कहीं पता ही नहीं होता केवीएस को कि भी मेरी वैकेंसी निकल चुकी है और मेरा एग्जाम भी हो चुका है, मेरा रिक्रूटमेंट भी हो चुका है ना। केवीएस को पता ही नहीं होता, और यूट्यूब चैनल वाले देखो वैकेंसी भी निकाल देते हैं, उसके ऊपर परीक्षा की डेट भी निकाल देते हैं, एडमिट कार्ड भी अपलोड करवा देते हैं, परीक्षा भी करवा देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर जाते हैं। पेपर मतलब एग्जाम के बाद आंसर की भी डिस्कस हो जाती है, और पता चलता है कि ये सब 2 साल पहले वाला हो रहा है, लेकिन वहां पे यूट्यूब दिखाना है, चलाना है, वीडियो व्यूज कराने हैं, किसी तरह से महीने का 15-20 हजार 25 हजार खर्चा निकालना है, तो इसलिए ये सब होता रहता है। यही सब मैं बोल देता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे संख्या देखो कम दिखती है, 50, 44, 55, क्योंकि मैं नहीं जाता पुचकारने कि भैया और यूट्यूब देखो, मेरा मेरा इसी से खर्चा नहीं चलता है, ठीक है। लंबी चीजें चल रही हैं और लंबी चीजें चलती रहेंगी, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है मत देखे, समझना है समझे, नहीं समझना है मत समझे, ठीक है।
अगर किसी के अंदर योग्यता है कि वो आगे बढ़ सकता है, किसी के अंदर योग्यता है कि भाई वो पढ़ाने के अलावा 10 साल पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी झोंकने के साथ साथ जीवन में कुछ सृजनात्मक करना चाह रहा है, कर सकता है, कुछ फिल्में लिख सकता है, कुछ फिल्में प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो करेगा। किसी को पसंद आए चाहे मत आए, ठीक है ना। किसी के व्यक्तिगत संबंध हैं अच्छे तो हैं, बहुत सारे लोग जल रहे हैं, जलने दो। चाहे वो बॉलीवुड में अच्छे संबंध है व्यक्तिगत, चाहे वो राजनीति में है तो हैं, किसी को क्या फर्क पड़ना है। तो यहां पे सिर्फ यूट्यूब नहीं है ना लाइफ में, ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, या तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझो क्या सही क्या गलत। उसमें शिवम सर क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि अपने पास जब मौका मिलेगा अच्छा पढ़ा सकता हूं तो यूट्यूब पे आ सकता हूं, जब नहीं मिलेगा तो नहीं आऊंगा। इससे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, मत बढ़े, आई डोंट केयर। सब्सक्राइबर बढ़ा के मुझे थोड़ी ना अपनी कंपनी का शेयर बेच के उसमें लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट लेना है किसी दूसरी कंपनी से, बड़ी कंपनी से, है ना। यहाँ लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाना है, उसको दिखा के अपनी कंपनी का 10% शेयर बेच के 2 करोड़ रुपया ले लेना है और उस 2 करोड़ रुपए में पार्टी कर लेनी है कहीं गुड़गांव में जाके। तो वो सब चीजें यहाँ नहीं होती हैं, उसके लिए माफी। गड्ढा खोद के पानी पीने वालों में से हैं हम लोग, है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है देखो, बहुभाषिकता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या आपके लिए, बहुभाषिकता, इस पे भी सवाल बनते हैं ना। तो बहुभाषिकता आप देखोगे ध्यान से, क्या है ये बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विस्टिसिटी इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मल्टीलिंग्विस्टिसिटी, मल्टीलिंग्विस्टिसिटी कहा जाएगा। अब मल्टीलिंग्विस्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, बहुभाषिकता। तो सबसे पहली बात इसकी पहचान कैसे होगी, यानी कि अगर कक्षा में देखो, अगर कक्षा में अलग अलग भाषिक समूह के, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे बैठे होंगे, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के, अगर कक्षा में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे, ठीक है, अगर कक्षा में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे तो उस आधार पर कक्षा को क्या कहा जाएगा, उस आधार पर कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहा जाएगा। उस आधार पर कक्षा को हम क्या कह सकते हैं, बहुभाषिक कक्षा कह सकते हैं। आ रही बात समझ में, बहुभाषिक कक्षा कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त पारुल सब बातें शेयर कर देख लेना, आप है शेयर की हुई है ना, बिल्कुल होगी नूमी, अभी 9:30 बजे से क्लास होगी बेटा, उसमें भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस के बेस पे होंगी वो। तो कक्षा में अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे होंगे तो उस आधार पर कक्षा को हम क्या कहेंगे, बहुभाषिक कक्षा। अब ये जो बहुभाषिकता है, देखो ध्यान रखना, ये एनसीएफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमेशा सवाल होते हैं बहुभाषिकता के ऊपर, है ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इसमें क्या बात की गई है, बहुभाषिकता जो होती है इसको माना गया है कि ये बच्चों की अस्मिता या बच्चों की पहचान का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बच्चों की अस्मिता या उनकी पहचान का निर्माण करती है, ठीक है। बहुभाषिकता क्या करती है, बच्चों की अस्मिता या पहचान का निर्माण करती है, पहली बात। दूसरी बात, कि जो बहुभाषिकता है वो क्या है, कक्षा का समस्या है कक्षा में या संसाधन है, तो इसको कक्षा में संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन तथा अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करती है और संसाधन के रूप में काम आती है, क्योंकि एक ही शब्द मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं और उस पर सारे बच्चे अपनी अपनी मातृभाषा में उसको क्या बोलते हैं ये बता रहे हैं, तो हर बच्चा एक दूसरे से क्या कर रहा है, सीख रहा है वहां पे, है ना। तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा, रिसोर्स माना जाएगा या अपॉर्चुनिटी माना जाएगा, अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाता है तब। तीसरी बात, कहा जाता है कि बहुभाषिकता को हम अगर कक्षा में क्या मानते हैं, चुनौती, कक्षा में चुनौती, बाधा या समस्या, तो ये गलत होगा। तो बहुभाषिकता को कक्षा में चुनौती, बाधा या समस्या नहीं माना जाता, नहीं मानना चाहिए, है ना, नहीं मानना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल बनते हैं, 1, 2 और 3। तो क्या कहा हमने, बच्चों की अस्मिता का निर्माण कौन करता है, बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विस्टिसिटी करती है। कक्षा में संसाधन तथा अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए इसको, ठीक है। तीसरी बात, इसको कक्षा में चुनौती, बाधा या समस्या के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। और तीसरी बात, इसके बाद चौथी बात देखो क्या है इंपॉर्टेंट बहुभाषिकता को लेके, कि बच्चों की जो अपनी भाषा है, बच्चों की जो स्थानीय भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, ठीक है, बच्चों की स्थानीय भाषा का कक्षा में क्या होना चाहिए, कक्षा में सम्मान होना चाहिए, सम्मान हो, उसे शामिल किया जाए कक्षा की बातचीत में, कक्षा के डिस्कशन में, है ना, उसको इग्नोर ना किया जाए, मतलब शामिल किया जाए। तथा बच्चों को
तथा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, बच्चों को अपनी सहज अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों की जो स्थानीय भाषा होती है उसके बारे में क्या ध्यान रखना है बहुभाषिकता में, कि बहुभाषिकता में बच्चों की स्थानीय भाषा का कक्षा में सम्मान होना चाहिए। ठीक है, उसे कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए बातचीत के लिए। साथ ही साथ बच्चों को अपनी सहज अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ, अगर इसमें इस तरीके से दे दिया कि कक्षा में चुनौती, बाधा या समस्या है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर हुआ? यस, अकॉर्डिंग टू एनसीएफई बात हो रही है। पारुल वो 16 दिसंबर को होगा बेटा, 6:30 बजे, मुंबई। ठीक है, तो ये हो गई बात, सहज अभिव्यक्ति का अवसर मिले, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें कुछ बातें और देखो, बहुभाषिकता से लाभ है या हानि है? बहुभाषिकता से बच्चे को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो ऑब्वियसली लाभ होगा, क्योंकि बहुभाषिकता से क्या होगा, बहुभाषिकता को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो बहुभाषिकता से क्या होगा, बच्चों को लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? इसलिए लाभकारी है ये, इसलिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के पास एक तो बच्चों के पास क्या हो जाएगा, बच्चों के पास एक तरीके से बहुल भाषा होगी, या बच्चों के पास हम लिख सकते हैं कि एक से अधिक भाषाएं होंगी, एक से अधिक भाषिक संसाधन होंगे। हम कह सकते हैं बच्चों के पास क्या होगा, एक से अधिक भाषिक संसाधन होंगे, यानी कि उनके पास कोई एक ही भाषा नहीं होगी, एक से ज्यादा भाषाएं होंगी जिनका प्रयोग करके वो अपने जीवन यापन को अच्छे से संचालित कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात क्या होगा कि भाषिक समन्वय पैदा होगा। इससे क्या होगा, इससे भाषिक समन्वय पैदा होगा। और भाषिक समन्वय पैदा होगा का मतलब यह हुआ कि एक दूसरे की भाषा का सम्मान होगा, एक दूसरे की भाषा के प्रति क्या होगा, बच्चों में आपस में सम्मान का भाव पैदा होगा, उसमें आपस में कट्टरता नहीं होगी, भाषिक कट्टरता खत्म होगी। जो भाषा के आधार पर झगड़ा है, बंटवारा है, लड़ाई है, भेदभाव है, ये क्या होगा, कहीं ना कहीं भाषिक कट्टरता में कमी आ सकती है और बच्चे ज्यादा होशियार, ज्यादा समझदार हो सकते हैं। तो एक तो डायरेक्ट उनको फायदा है कि उनके पास एक से ज्यादा भाषा के संसाधन हो जाएंगे, दूसरा भाषा के आधार पर जो लड़ाई झगड़ा है, भेदभाव है, वो कमी उसमें हो जाएगी, क्योंकि लोगों में एक से ज्यादा भाषा होने की वजह से एक दूसरे की भाषा के प्रति क्या होगा, आपस में सम्मान का भाव पैदा होगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे इसको भी। नहीं अनुज, यहाँ पे नहीं है सर्दी बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है जो भी व्यवस्था है सर्दी को कम करने वाली, है ना, ब्लोअर या जो भी कह सकते हो आप उसको, है ना। तो एसी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो ठंडी फिलहाल है नहीं, और जो है थोड़ी बहुत उसको यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। तो ये समझ में आ गई बात बहुभाषिकता की। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक रह गया हमारे को समझने के लिए। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से हम लोग, है ना। एक तो भाषा के जो कौशल हमने पढ़े उसमें अगर हम जाएंगे, या भाषा ऐसे कर लो, एक देखो पद्य शिक्षण के ऊपर पढ़ लो। किस पे पढ़ लो आप, पद्य शिक्षण पे सवाल बनते हैं, तो पद्य शिक्षण पे हम बात कर लेते हैं। पद्य शिक्षण यानी पोएट्री टीचिंग, है ना। पोएट्री टीचिंग में क्या होता है, देखो इसका उद्देश्य सबसे जरूरी क्या है, पहले ये समझ लो। पद्य शिक्षण में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है पद्य शिक्षण में रसानुभूति कराना। क्या कराना? रसानुभूति या रसास्वादन कराना। ठीक है, रसानुभूति या रसास्वादन कराना उद्देश्य होता है बच्चों को। अब रसानुभूति या रसास्वादन का मतलब क्या होता है कि जिस स्थायी भाव पर कविता लिखी गई है, जिस स्थायी भाव के ऊपर कविता लिखी गई है, उस स्थायी भाव को महसूस कराना। जिस स्थायी भाव पर कविता लिखी गई है, उस स्थायी भाव को क्या करना, लिखी गई है उसको महसूस कराना, उसको बच्चों के दिल तक पहुंचाना, या बच्चों को उसको महसूस कराना ही इसका उद्देश्य होता है। किसका? कविता शिक्षण का, है ना। और इसका सही तरीका क्या होता है कविता शिक्षण का? देखो तरीका सही क्या होता है कविता शिक्षण का, कैसे होना चाहिए कविता जो है वो गाकर पढ़ाई जानी चाहिए, गाकर पढ़ाई जानी चाहिए, लय के अनुसार पढ़ाई जानी चाहिए, लयबद्ध तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या कि सामूहिक पठन किया जाना चाहिए, सामूहिक पठन होना चाहिए, और सस्वर पठन होना चाहिए, सस्वर पठन होना चाहिए। तो देखो ये सारी चीजें जरूरी हैं कविता पाठ में। कविता अगर बच्चों को पढ़ानी है तो कैसी होनी चाहिए? गाकर होनी चाहिए, इसकी शिक्षा गाकर दी जानी चाहिए, साथ ही साथ समय लयबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, अभी कर लेते हैं सुनील उसको।
ठीक है। यहाँ पे तो गाकर पढ़ाई जानी चाहिए, लयबद्धता के साथ पढ़ाई जानी चाहिए, इसका सामूहिक पठन करवाया जाना चाहिए, एक एक बच्चे को न पढ़ा के एक समूह के रूप में, गीत के रूप में इसको पढ़ाया जाना चाहिए। और इसके लिए जरूरी क्या होता है, सस्वर पठन, यानी कि बोल बोलकर पढ़ना, है ना, जोर जोर से बोल बोलकर बच्चों को अगर कविता पढ़ाई जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, ज्यादा उसका रसानुभूति होने का चांस बढ़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कविता का, रसानुभूति कराना या रसास्वादन कराना, जिसका मतलब क्या है कि जो भी स्थायी भाव है कविता का, जो उसका परमानेंट इमोशन है, जैसे कि मान लीजिए देशभक्ति की कविता है तो देशभक्ति का भाव हो गया, ठीक है। या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेम की कविता है तो प्रेम का भाव हो गया, कोई क्रोध की कविता है तो क्रोध का भाव हो गया, वो बच्चे में जागृत हो जाना चाहिए। अगर वो जागृत हो गया तो मतलब आपका कविता शिक्षण क्या है, बेहतर माना जाता है। इसके अंतर्गत एक और चीज आती है, देखो अगर बच्चों को कविता पढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आदर्श पठन होना चाहिए। आदर्श पठन का मतलब आइडियल रीडिंग कौन करता है, ये शिक्षक करता है, शिक्षक द्वारा किया जाता है। और उसके बाद शिक्षक जब उसको आदर्श पठन के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, फिर बच्चे उसको फॉलो करके क्या करेंगे, अनुकरण पठन करेंगे, यानी कि फॉलो अप रीडिंग करेंगे। तो आइडियल रीडिंग पहले होगी, फिर क्या होगी, अनुकरण पठन होगा या फॉलो अप रीडिंग होगी। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, देखो ये की जाएगी शिक्षार्थियों के द्वारा, है ना। तो शिक्षार्थी क्या करेंगे, अनुकरण पाठ करेंगे, और जो शिक्षक है वो क्या करेगा, वो आइडियल रीडिंग करेगा। तो ये हो गई बात किसकी, पद्य शिक्षण की। अब देखते हैं ग्रामर की बात, व्याकरण की बात। तो ग्रामर के बारे में जब भी बात आएगी, देखो ग्रामर या व्याकरण के नियमों की बात जब भी आएगी तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि इसको सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, इसे सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। जहां भी बात पूछी जाएगी सबसे कम महत्वपूर्ण है, वहां इसको ले लिया जाएगा आंसर के तौर पे। जहां पूछा जाएगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, वहां पे हम इसको आंसर नहीं चुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता भाषा में, भाषा शिक्षण में इसको, भाषा के शिक्षण में इसको क्या होता है, भाषा में इसको सबसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसको, कौशलों को, व्यवहारिक प्रयोग को, इन चीजों को। दूसरी बात, इसके शिक्षण को लेके जो व्याकरण का शिक्षण है वो कैसे होना चाहिए। तो व्याकरण का शिक्षण जो होता है, इसके लिए व्याकरण का शिक्षण पाठ संसर्ग विधि से होना चाहिए, पाठ संसर्ग विधि से किया जाना चाहिए। अब पाठ संसर्ग विधि क्या होती है, देखो तो पाठ संसर्ग विधि से होना चाहिए का मतलब हो गया कि भाई पाठ के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ संसर्ग विधि का मतलब हो गया कि पाठ के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कोई भी कहानी कविता आप पढ़ा रहे हो तो उस कहानी कविता के अंदर पाठ को हम देखेंगे, और पाठ उसी कहानी कविता के अंदर जहां भी व्याकरण का प्रयोग आएगा पाठ के साथ जोड़कर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई कहानी पढ़ाई जा रही है, अब कहानी में जहां पे भी संज्ञा आ गई वहीं पे हम संज्ञा के बारे में बता देंगे, ठीक है, यहीं पे संज्ञा के बारे में सिखाया जाएगा। तो कहानी पढ़ाते पढ़ाते जहां भी संज्ञा का प्रयोग आया, संज्ञा के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी, संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। जहां पे सर्वनाम आएगा वहां सर्वनाम के बारे में बताया जाएगा, कारक आएंगे कारक के चिन्हों के बारे में। तो इसका मतलब कि संदर्भ सहित सामग्री से व्याकरण पढ़ाना चाहिए। सीधा सीधा मामला यह है कि व्याकरण का जो शिक्षण होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, संदर्भ सहित सामग्री के साथ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि संदर्भ सहित सामग्री में व्याकरण पढ़ाना बेहतर होगा। अगर हम अलग से व्याकरण पढ़ाएंगे बिना संदर्भ सामग्री के तो वो कहीं ना कहीं बोझिल हो जाएगा और बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा। संदर्भ सहित सामग्री के साथ जोड़कर व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लियर होगी बात। और बाकी आपको पता ही है कि कई सारे सवाल ऐसे बनेंगे कि असेसमेंट में क्या ध्यान रखना है, असेसमेंट में क्या ध्यान नहीं रखना है। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर लेखन या भाषण की बात हो रही है तो हम क्रिएटिव स्किल्स को सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, इमेजिनेशन को फोकस करेंगे। जैसे कोई कहानी को अधूरा छोड़ दिया जाए, पूरा करने के लिए कहा जाए, इमेजिनेटिव है। किसी कहानी के अंत को बदलने के लिए कहा जाए, इमेजिनेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है तो वो वही बात हो जाएगी कन्वर्जेंट वाली। तो जो हमने सीडी में पढ़ा हुआ है कन्वर्जेंट, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, है ना, या फिर डाइवर्जेंट, वो यहाँ पे भी लागू करेंगे हम लोग, है ना। और भाषा में मैंने कहा कि सबसे जरूरी है भाषा के कौशलों को समृद्ध करना, भाषा के अंदर बच्चों को भाषा का व्यवहारिक प्रयोग करने की दक्षता प्रदान करना, उसके कौशल प्रदान करना। तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आकलन वाले में जो सीडीपी का कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई हो जाएगा, और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स थे भाषा के वो मैंने आपको करा दिए। भाषा शिक्षण की जहां तक बात है तो शिक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको अपनी भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए जो उसको पढ़ाना है। उसके अतिरिक्त उसको बच्चों की जो भाषाएं हैं अलग अलग बहुभाषिक कक्षा के अंदर, उनकी समझ अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना।
उनकी थोड़ी बहुत मतलब बेसिक आधारभूत समझ होनी चाहिए। सारी समझ तो नहीं कर सकता वो सारे भाषाओं के बारे में, बट हाँ, अपनी भाषा की पूरी जानकारी हो, साथ ही साथ बच्चों की जो अलग-अलग भाषाएँ हैं, उनकी बेसिक जानकारी हो, ताकि बच्चों को तुलनात्मक तरीके से वो पढ़ा सके, ये ध्यान रखेंगे। प्लस धैर्यशाली हो, बाकी जो गुण हैं वही हैं, जो कि किसी और विषय के शिक्षक के लिए हैं। ठीक है? तो उसके अंदर पेशेंस हो, उसको कई तरह से पढ़ाना समझाना आता हो, उसको लोकल रिसोर्सेस का यूज करना आता हो, है ना, वो खुद रिसोर्सेस क्रिएट कर सके आसान तरीके से, वो कई एग्जांपल्स के थ्रू बता सके चीजों को, ये सब यहाँ पे भी ध्यान रखा जाएगा। तो असेसमेंट में भी सेम चीज हो जाएगी आपके, और आपके जो है टीचर्स की क्वालिटी के बारे में भी लगभग लगभग सेम चीज आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से कैसी रही क्लास आप लोगों की, आप लोग बताइए। ओवरऑल क्वेश्चंस आपके कवर हो गए या नहीं हो गए? ऑलमोस्ट कवर हो गए, और कुछ चीजें रह गई सीसीई वगैरह, तो वो देखो सीडी में जो है वही यहाँ पे अप्लाई है, वही एसएसटी में अप्लाई होगा, वही ईवीएस में अप्लाई होगा, वो अलग अलग नहीं होगा सबका, है ना, सेम चीज होगी वहां पे। तो उसको लेके आप परेशान मत हो, जो आप वहां पे पढ़ के आ रहे हो सेम चीज सीडीपी वाली अप्लाई करके हम आंसर यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं। चाहे वो सीसीई की बात होगी, चाहे वो बात होगी आपकी असेसमेंट की, चाहे इवेल्युएशन की, चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, चाहे कन्वर्जन क्वेश्चंस की, चाहे डाइवर्जन क्वेश्चंस की, चाहे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की, चाहे ऑब्जेक्टिविटी की, चाहे सब्जेक्टिविटी की, इन सब का एप्लीकेशन सेम वही होगा जो सीडीपी में हमने पढ़ा। तो आई थिंक दिस शुड बी द क्लास जो कि आपको मदद करेगा क्वेश्चंस बनाने में। कल की जो क्लास हम लोग रखेंगे उसमें हम लोग मोस्टली कोशिश यही करेंगे कि सीडीपी में कुछ टॉपिक्स जो रह गए हमारे आज वाले उनको रिवाइज कर लेंगे, जो आपकी क्लास के अंदर मेन बैच में अपलोड करवाया था मैंने। और साथ में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस बनाएंगे 2019 जुलाई वाले, है ना, हिंदी के भी पैडा के सारे क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे, साथ ही साथ सीडीपी के भी क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन हम क्वेश्चंस बनाएंगे सीडीपी के सारे पेपर 1-2 के, जो जुलाई 2019 में पूछे गए हैं कल। अभी जो 9:30 बजे से क्लासेस होंगी वो रुचि मैम की क्लासेस होंगी। दिन में जो क्लासेस हुई थी वो मैथ्स की हुई थी और साइंस की हुई थी, 2 बजे और 4 बजे। ठीक है? तो लगातार आपकी आज क्लास हुई है, 2 बजे भी हुई है, 4 बजे भी हुई है, 2 क्लास वो हो गई। फिर हमने कर ली लगभग लगभग 3 बैच, 2-2 घंटे के थे, 1.5-1.5 घंटे लगभग तो हुए ही हुए हैं। तो 4:30 ये हो गया, 2 उधर 6:30 हो गया, फिर अभी आप 2 घंटे पढ़ोगे, 8:30, तो लगभग 8-8:30-9 घंटे की मैराथन क्लास एक तरीके से हो गई आज की। ऐसी कोशिश रहेगी कल के लिए भी, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। खुश रहना जरूरी है, खुश रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आप लोगों की समझ अच्छी हो रही है, आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से आंसर करेंगे। लतिका, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ ना, जो अपलोड करवाया था। 1-2 टॉपिक होंगे जो दोबारा रिपीट हो गए होंगे, तो उसको अवॉइड मार दो, दूसरा वीडियो देख लो, है ना। 1-2 टॉपिक होंगे जो आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया होगा, लेकिन फिर से उसको अपलोड करवा दिया कि कहीं कुछ छूट ना जाए। मेरा कोशिश ये था कि कुछ छूटे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें डिटेल्ड मिले। बट 1-2 बच्चों को शिकायत थी उस बात से, तो मैंने आज की क्लास भी रख ली, इसीलिए कल भी रख लूंगा। तो वो सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करा दूंगा। बीच में न लेने का रीजन यही था कि आपको टाइम मिले ताकि आप वो क्लासेस देख सकें। मैं भी वही चीज पढ़ाऊंगा, वही चीज क्लास में भी मैंने पढ़ा के ही डाली हुई है, बिना पढ़ाए तो वो हुआ नहीं है रिकॉर्ड। ठीक, बट कोई बात नहीं है। तो अभी फिलहाल आप सबको रहना है पॉजिटिव, आप सबको रहना है हाईली एनर्जेटिक, और आप सबको अपने दिमाग के ऊपर रखना है अच्छा सा बैलेंस, कंट्रोल, और बेहतर तरीके से अच्छी सोच के साथ पेपर देने जाना है। और निश्चित रूप से आपका पेपर इससे क्या होगा, क्लियर होगा, इस बात की तो गारंटी है। बस यह है कि अपने ऊपर भरोसा नहीं खोना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? अंकिता, मैथ्स पेडा की आज शायद नहीं है, आज क्लास आपकी मेरी हो चुकी है, लगभग 8 घंटे की सुबह से अभी तक पढ़ा चुका हूं, तो अब स्थिति थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रहेगी पढ़ाने में। तो फिलहाल जो भी क्लासेस हैं उसको देखिए, कल रखेंगे। ठीक है? कल थी मैथ पेडा की, अब कल फिर करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। अभी जो क्लास है इंग्लिश की है, और उसके बाद फिर साइंस की पेडा की क्लास है।